The process he will explain to you. I welcome sir into OLM Junior School, and I believe that you will benefit out of it, something to practice and carry to your homes and in your daily life. So sir, on behalf of your family, we are going to give you the floor. The floor is yours. Thank you very much. I welcome all parents, and I am Dr. Yusuf Patel. I am psychologist, clinical psychologist, and your child, I motivate to children, I motivate to parents how you can manage your children in their education, their lifestyle. And before I start my presentation, I will invite Dr. Arnav with us, and he's a psychiatric doctor. They are the two verticals. One is the psychologist and another is the psychiatric doctor. So Dr. Arnav treats patients with the medicines. I treat people with the counseling. So there is a basic difference. I don't give medicines. Sometimes I give medicines, but it is not related to allopathic. I just counsel the patient people and give them. And Dr. Arnav, he gives the patient with the medicines. So first presentation will be given by Dr. Arnav. He is with us. So let's welcome Dr. Arnav, please. Thank you. Good morning everyone. Thank you for joining today. Sorry to keep you waiting. I'm really sorry we had some technical glitches. I'm Dr. Arnav. I'm a psychiatrist. थोड़ा आगे बढ़ने से पहले टेल अबाउट माई सेल्फ. मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ा हूँ और साइकियाट्री मैंने लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज से करी. तो पास में कलावती हॉस्पिटल था, तो वहाँ से बच्चों को देखने की थोड़ी सी ट्रेनिंग मेरे वहाँ से शुरू हुई थी. बिफोर मूव फॉरवर्ड, थोड़ा सा ओपन सेशन आप लोगों के लिए, ओपन क्वेश्चन, कोई स्पेसिफिक डाउट सभी को करता है. जब हम बताएंगे आपको सवाल पूछेंगे तभी फायदा है. तो गुड पेरेंटिंग, ये थोड़ा आउटलाइन रहेगी, जनरल आउटलाइन में कैसे प्रेजेंटेशन करने वाला हूँ. स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन देंगे, फिर वी विल टॉक अबाउट एडोलेसेंस, specific issues like bullying, substance use, and a sensitive topic, childhood sexual abuse, then the needs of technology, जो सबका शायद क्वेश्चन रहेगा, and evidence based parenting programs के बारे में बताऊंगा, थोड़ा साइंटिफिक रहेगा. I will try to keep it simple. एंड में प्रेजेंटेशन में अगर आपको कुछ सवाल आते हैं, प्लीज सवाल पूछिएगा. डेफिनेशन ऑफ पेरेंटिंग, कोई पेरेंटिंग के बारे में डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं. तो इट्स प्राइमरी मीन्स ऑफ ट्रेनिंग एंड प्रिपेयरिंग चिल्ड्रन टू मीट द डिमांड्स ऑफ द एनवायरनमेंट एंड टेक एडवांटेज ऑफ अपॉर्चुनिटीज विद दोस रिक्वायरमेंट्स. मतलब क्या, बच्चों को कुछ ऐसे स्किल्स सिखाना, कुछ ऐसे उनको लाइफ लेसन्स, लाइफ स्किल्स देना जो कि उनको अपने एनवायरनमेंट में बेस्ट कर सके, उसको पेरेंटिंग कहते हैं. अब इसका इम्पोर्टेंस क्यों, हम इतनी बात तो कर रहे हैं कि पेरेंटिंग होनी चाहिए. अब ऐसा नहीं है कि ये मैं कह रहा हूँ या टीचर्स कह रहे हैं कि पेरेंटिंग का रोल होता है. ये काफ़ी सारी स्टडीज में दिख चुका है कि पेरेंटिंग अफेक्ट्स चाइल्ड्स आउटकम. जिस तरह की पेरेंटिंग मिलेगी उसका काफ़ी सब्सटैंशियल इम्पैक्ट होता है लेटर एडल्टहुड लाइफ में. और ये सिर्फ सोच नहीं है, काफ़ी स्टडीज में अलग अलग तरीके से लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज, मतलब कि हमने बच्चे को कुछ सालों तक लगातार देखा है. इस तरह से देखा कि जो बच्चे थे जिनको पेरेंटिंग अच्छी मिल रही थी उनके साथ क्या हुआ एंड में, और जो बच्चों को पेरेंटिंग खराब थी तो शायद तो उनके साथ कैसा हुआ. तो उसमें लिखा है खराब पेरेंटिंग के साथ थोड़ा खराब आउटकम रहता है, अगर पेरेंटिंग अच्छी हो तो आउटकम्स अच्छे रहते हैं. और इसके अच्छी पेरेंटिंग क्या है उसको थोड़ा समझें. The common school mental health problems जो स्कूल में बच्चे आते हैं हमारे पास, वो किन इश्यूज से फेस करते हैं. तो तीन तरह से इसको डिवाइड कर सकते हैं. कुछ होती है डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज. डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज का मतलब क्या, कि जो कि जन्म से ही थी,
जन्म से ही थी। और उसमें क्या क्या है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी से हम कहते हैं, पुराना टर्म था मेंटल रिटार्डेशन, अगर आप फेमिलियर हो, IQ लो होता है बच्चे का, एंड स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटीज। स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी में ऐसा होता है कुछ बच्चे ऐसे कुछ होते हैं जिनको कि स्पेशली कुछ सब्जेक्ट्स में वैसे उनका IQ लेवल ठीक है, बट कुछ स्पेसिफिक चीज़ों में उनको डिफिकल्टी होती है, जैसे कि कुछ तो मैथ्स में होगा, कुछ तो वर्ड्स में होगा, डिफरेंट अलग अलग तरह का होता है। तो ये चीज़ बचपन से ही होती है। इसमें इम्पॉर्टेंट है कि हमें ये पता होगा तो हम चाइल्ड को ब्लेम नहीं करें, ये बचपन से ही होती है। तो स्कूल में आके बच्चे उनमें माइंड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होती है, तो सिवियर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी मतलब IQ लेवल ज़्यादा होता है, तो यहाँ स्कूल तक इस एज तक नहीं पहुँच पाते। जनरली फर्स्ट सेकेंड क्लास में जो पहुँच रहे होते हैं उनको हम कहेंगे कि माइल्डली होगी, सिवियर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होगी। अब इसको पता कैसे चलेगा, आपको कैसे सावधान रहना, व्हाट यू नीड टू बी प्रिपेयर्ड, व्हाट यू नीड टू नो दैट। थोड़ी सी डेवलपमेंटल हिस्ट्री इसमें आपको पता होगी, जैसे माँ को जन्म के टाइम पे कुछ प्रॉब्लम नहीं थी, पेरिनेटल कुछ प्रॉब्लम थी, एंटीनेटल कुछ प्रॉब्लम थी, डिलीवरी के टाइम पे कुछ कॉम्प्लिकेशंस थी, बच्चे का वजन कैसा था उस टाइम पे, ये सब चीज़ें हैं। अगर हमें पता होना चाहिए कि अच्छा अगर ये सारी चीज़ें पॉजिटिव है तो हाँ बच्चे में कुछ डेवलपमेंटल एबनॉर्मलिटी। जैसे हम एडल्ट्स में समझते हैं मेंटल हेल्थ को, उससे थोड़ा सा अलग होता है चाइल्ड मेंटल हेल्थ। इसमें डिसऑर्डर्स दो तरह के होते हैं, इंटरनलाइजिंग और एक्सटर्नलाइजिंग। मतलब क्या कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि जब उनको मेंटल हेल्थ इश्यूज कुछ होते हैं तो प्रॉब्लम्स को इंटरनलाइज करते हैं, मतलब इमोशनल प्रॉब्लम्स होती हैं। वो क्या होगी कि बच्चा को घबराहट होगी, उदासी रहेगी, एंजाइटी डिप्रेशन होगा। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि इस चीज़ को बाहर निकल दिखाते हैं। वो बच्चे क्या करते हैं कि थोड़ा सा जैसे पड़ोस की बात ना मानना, जानवरों के साथ थोड़ी क्रूरता दिखाना, क्रूरटी दिखाना, थोड़ा एक बदले की भावना होना, अथॉरिटीज को नहीं मानना, उस तरह की चीज़ें दिखाते हैं। और एक इसमें एक अलग चीज़ होती है, थोड़ा स्पेसिफिक ADHD, थोड़ा हॉट टॉपिक है आजकल। इसमें क्या होता है कि बच्चा जो है अटेंशन, फुल फॉर्म है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। बच्चे का अटेंशन स्पैन भी उतना नहीं होता, नॉर्मल जितना होना चाहिए, और उसको थोड़ी हाइपर एक्टिविटी भी होती है, मतलब थोड़ा सा वो चंचल होता है, हर थोड़ा होता है, बट थोड़ा सा ज़्यादा होता है। इतना ज़्यादा कि उसके रोज़मर्रा के कामों में दिक्कत आ रही है, मतलब स्कूल से बार बार कंप्लेंट आ रही है, और बाकी बच्चे कंप्लेंट कर रहे हैं कि नहीं टिक के बैठता नहीं है, हमें भी पढ़ने देता है, जरूर बैठता ही नहीं है। टीचर भी, बच्चा भी कुछ कंप्लेंट आपको ऐसे बताएगा कि मैं कोशिश तो करता हूँ लेकिन मैं ध्यान नहीं लगा पाता, मेरा ध्यान हट जाता है। बच्चा एफर्ट कर रहा होगा लेकिन उसका अटेंशन स्पैन ही नहीं है, तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है उसका। अब इन सब ये सारी दिक्कतें होती क्यों है, इसको समझने के लिए बायो साइको सोशल मॉडल हमारे पास वैसे एक्सप्लेनेशन है। बायो साइको सोशल मॉडल मतलब क्या, थोड़ा रोल बायोलॉजी का है, थोड़ा रोल साइकोलॉजी का, थोड़ा रोल सोशल फैक्टर्स का है। जैसे डॉक्टर ने बताया कि थोड़ी जैसे वो साइकोलॉजी पे काम करते हैं, मेरा रोल थोड़ा बायोलॉजी में ज़्यादा रहता है, और सोशल फैक्टर्स को हम थोड़ा सा मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं। इन तीनों चीज़ों की वजह से भी ऐसे मेंटल इलनेस होते हैं, मेंटल इश्यूज होते हैं बच्चों को, और इसको ठीक करने के लिए इन्हीं तीनों चीज़ों पे काम करना पड़ता है। किसी एक को आइसोलेशन में काम करेंगे तो मुश्किल होगी। अब जैसे वही मैंने बताया डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स है, पर अगर उसमें सोचे कि नहीं हम साइकोलॉजी और सोशल फैक्टर्स करके हम कर लेंगे तो वो ठीक नहीं रहेगा। हमें अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, अच्छा हाँ कुछ कंपोनेंट है बायोलॉजिकल, मतलब कुछ भगवान ने ऐसा ही बनाया है, कुछ ऐसा ही है। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो गया आप लोगों के लिए शायद, ये फिगर में मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे ये ट्रांसमिशन होता है। ट्रांसमिशन मतलब कि कुछ जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं, आई एम नॉट श्योर इफ यू आर एबल टू सी इट, बताया मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ कि जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं कि जैसे तुम्हारे जीन्स में कुछ बीमारियाँ होती हैं वो बच्चे इनहेरिट करते हैं, पर अगर पेरेंट, अब जेनेटिक फैक्टर होने से क्या है कि
से मिल के फिर एक चाहे बच्चे में इस तरह के इश्यूज आते हैं। थोड़ा सा स्पेसिफिक जाकर लेंगे। आई विल टॉक अबाउट, ऑल्दो मैं जस्टिफाई नहीं कर पाऊंगा कुछ ही देर में इस चीज़ को खत्म करना, इसलिए मैंने कुछ टॉपिक्स चूज करे हैं, 4 टॉपिक्स जो मुझे लगता है कि आप लोगों के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। सबसे पहले आता है एडोलेसेंस। अभी एडोलेसेंस, किसी को पता है कि एडोलेसेंस उम्र क्या होती है? आप माँ बाप हैं प्लीज चलो बोलिए। 10 से 19 साल के बच्चों को एडोलेसेंस कहते हैं। अब इस एज के साथ थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, क्यों? क्योंकि आप थोड़ा समझिए कि बच्चे की बायोलॉजी चेंज हो रही है। अंदर जो हार्मोन्स हैं, जो केमिकल्स हैं, जो हम स्थिर रखते हैं, वो चेंज हो रहे हैं। अगर इसको इस तरह से नहीं समझेगा, सिर्फ बच्चे डांटते रहेंगे कि नहीं तुम ठीक नहीं हो, तुम ऐसे क्यों कर रहे हो, उसकी पीछे वजह थोड़ी है कि उसकी बॉडी में हार्मोन चेंजेस आ रहे हैं। वो जब जैसे मेल हार्मोन्स हो रहे हैं, थोड़ा सा एग्रेशन आएगा, थोड़ा लड़का गंदा हो जाएगा, लड़कियाँ थोड़ा अपने में रहना शुरू करती हैं, पीरियड्स के साथ वो आना शुरू होता है, जो कि पेरेंट्स कोशिश करते हैं कि नहीं हमारा बच्चा अलग हो रहा है, अलग हो रहा है। बट उसमें इतना परेशान नहीं होना, नॉर्मल है। आप समझिए कि कुछ चेंजेस हो रहे हैं, हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, वो बायोलॉजी को हम रिफ्यूट नहीं कर सकते, उसको एक्सेप्ट करना होगा, तभी हम उनकी एक्सेप्ट करते हैं। अब क्योंकि हार्मोनल चेंजेस होते हैं तो इमोशनल प्रॉब्लम्स होती हैं, और कुछ लोगों में ऐसे अथॉरिटी फिगर्स के साथ भी इसी टाइम पे रेबेलियस स्टेज आता है। आप बोलेंगे डॉक्टर साहब आपको बता रहे हैं कि ऐसे तो हमारे सारे बच्चे तो बदलते हैं, हमें कैसे पता आपके पास लेके जाने कब हमने रेफरल कब लेके आना है बच्चों को? तो अगर आपको ये साइंस देखें तो आपको थोड़ा सा समझ जाना है, थोड़ा सा रेड फ्लैग है कि शायद ये नॉर्मल पार्ट ऑफ एडोलेसेंस नहीं है, थोड़ा सा अलग है। वो क्या क्या चीज़ें होंगी कि एकदम से उसकी नींद में और खाने पीने में परिवर्तन आ जाए, सडन चेंजेस इन स्लीप एपेटाइट। मतलब सडन का मतलब लास्ट 2 मंथ्स में आपको लग रहा है कि नहीं बच्चा जैसे पहले था उसका स्लीप एपेटाइट एकदम ही चेंज हो गया है, बिल्कुल सोना कम करके 6 से 8 घंटे नहीं सो रहा है, ज़्यादा ही सो रहा है, कम खा रहा है या ज़्यादा ही खा रहा है, दोनों ही चीज़ें। अचानक से उसके ग्रेड्स में फर्क आना शुरू हो जाए तो भी एक रेड फ्लैग साइन है कि नहीं आपको थोड़ा सा दिखाना है। जो बच्चा पहले इंटेलिजेंट था, पहले स्कूल में अच्छा परफॉर्म कर रहा था, अचानक से उसके ग्रेड्स गिर गए और ऐसा कोई वजह नहीं समझ आ रही, तो भी हमें उसका नॉर्मल पार्ट ऑफ एडोलेसेंस नहीं कहना, हमें थोड़ा देखना है कि कुछ और चीज़ में कोई और परेशानी नहीं, बच्चे किसी चीज़ को फेस कर रहा है। एक सोशल विड्रॉल, मतलब एकदम से बच्चा अपने पहले मिलता था, अब एकदम से अकेला रहने लग गया है, माँ बाप से ही बात नहीं करता, दोस्तों से ही बात नहीं करता, सारे टाइम अकेले ही रहते हैं। और आगे इंक्लूडेड इंडल्जिंग हाई रिस्क बिहेवियर। मतलब क्या हाई रिस्क बिहेवियर? क्या ड्रग्स हो सकते हैं या कुछ सेक्सुअल रिलेशनशिप्स कुछ ऐसे चल रहे हैं, या ऐसा लगे कि जैसे अपनी जान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये सारे क्लियर कट इंडिकेटर्स हैं कि अब थोड़ी सी एक्स्ट्रा हेल्प की जरूरत है, नथिंग टू वरी अबाउट, पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा हेल्प की जरूरत है। कमिंग सेकंड, आई विल डिस्कस बुलिंग इन स्कूल्स। एक बहुत ही नोटोरियस सब्जेक्ट है। रिपोर्ट जो है इसका प्रेवलेंस का 30% ऑफ चिल्ड्रन फेस बुलिंग एट सम पॉइंट और द अदर इन देयर लाइफ। और जो बच्चे बुली होते हैं ज़्यादातर उनमें से वो माँ बाप को नहीं बता पाते। थोड़ा सा पहले हमें जानकारी होगी, इफ वी कैन ओनली पिक दिस अप इफ वी आर अवेयर दैट दिस प्रॉब्लम एक्सिस्ट। हमें पता होना चाहिए कि ऐसी चीज़ें होती है, पता होगा तभी हम कुछ कर पाएंगे। कहावत है कि आंखें वही देखती हैं जो पढ़ा है। थोड़ा सा अगर पता ही नहीं होगा तो हम पिक ही नहीं कर पाएंगे कि बच्चा कुछ प्रॉब्लम है। अभी बुलिंग किस तरह की होती है, क्या क्या चीज़ों को
उसके काफ़ी स्टडीज प्रूव हैं कि आगे उसके एडल्ट में मेंटल हेल्थ इश्यूज फेस करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आप लोग कैसे पहचानेंगे कि बच्चा हो सकता है बुली का शिकार हो, बार बोले कि वो बार बीमार हो रहा है या सर दर्द कंप्लेंट कर रहा है, बॉडी एक्सी कंप्लेंट कर रहा है, जो कि एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं इस वजह से ट्रांसजेंडर देख भी हमने दिखा लिया डॉक्टर्स को, बट नहीं समझ में आ रहा है। लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखें। बेड वेटिंग शुरू हो गई है, पहले सीख क्या था बच्चा, सुसु बॉडी ट्रेनिंग हो गई थी, बट उसका फिर से शुरू हो गई है, बेड वेटिंग शुरू कर रही है, नेल बाइटिंग है, सारे टाइम अकेला रहता है और कॉन्फिडेंस कम दिखता है, उसमें दिखता है पढ़ाई में नहीं कर पा रहा होगा कॉन्सेंट्रेट, स्कूल जाने से डरता है, ऐसा बोलते हैं मेरे को स्कूल नहीं जाना। तो थोड़ा सा आपको सेंसिटाइज होना है कि अच्छा शायद बच्चा में बुली तो नहीं फेस, बुली का तो साफ शिकार हो रहा है, इसको पता कैसे करेंगे? बस आपको पता होगा तो आप बच्चे से पूछ लेंगे, अगर पता ही नहीं होगा तो बच्चे से नहीं पूछ पाएंगे। बस ऐसी कोई चीज़ देख रही हो तो आप एक बार स्कूल एक बार बच्चे से पूछ लीजिए कि कुछ प्रॉब्लम नहीं, कोई बुली तो नहीं कर रहा, बच्चों को थोड़ा बताना मुश्किल होता है, तो स्पेसिफिकली आपको ऐसा पूछना पड़ सकता है कि कोई स्कूल में परेशान नहीं कर सकता, ऐसा पूछेंगे तभी बच्चा बता पाता है। वैसे उतना खुल के बताना बच्चे के लिए एक्सप्लेन करना थोड़ा मुश्किल होता है। अब एक सवाल ये रहा कि जो आप लोगों के लिए सवाल है कि जो बुली कर रहा है उसका क्या करना चाहिए। मैं कुछ बोलना चाहता हूँ प्लीज। चलिए, तो स्कूल में पॉलिसीज होती हैं जो बुली कर रहा है उसी स्टूडेंट को या किसी बच्चे की काउंसलिंग होनी चाहिए। एक तरीका ये है काउंसलिंग से पहले एक स्टेप पहले थोड़ा देर बोल तो दें। काउंसलिंग के 2 स्टेप आप करोगे। पहले हम एज अ बच्चे को बोलेंगे कि आप सीधा बोलो, वो नहीं कर पाता है स्कूल अथॉरिटीज थोड़ा सा इन्वॉल्व हो, स्कूल की क्लियर पॉलिसी हो कि हम बुलीज को टॉलरेट नहीं करते, प्लेग्राउंड वगैरह एरिया जो सुपरवाइज करे। थैंक यू फॉर गेटिंग इट। नेक्स्ट है सब्सटेंस यूज। अब आप सब्सटेंस यूज मतलब नशीले पदार्थों का इस्तेमाल करें। लगेगा कि मेरा बच्चा तो नहीं करता होगा, बट WHO का आंकड़ा है, WHO का आंकड़ा है 25 से 90% बच्चे कभी ना कभी किसी ना किसी तरह का नशा करते हैं। और मैं इसी चीज़ में काम करता हूँ जो मुश्किल केसेस होते हैं, जिनको ठीक करना मुश्किल होता है, उनमें ज़्यादातर यही होता है जो नशे की आदत है बचपन में होती है। और इसमें देख रहे हैं कि डेटा में क्या है कि बच्चों में जो बच्चे नशा करते हैं उनमें टोबैको बहुत कॉमन है, अल्कोहल बहुत कॉमन है, कैनबिस बहुत कॉमन है, इनहेलेंट ज़्यादा कॉमन है, ये चीज़ों का नशा बच्चे ज़्यादा करते हैं। तो थोड़ा सा पता होगा पहले तो हमें क्या क्या नशा होगा, तभी हम पूछ पाएंगे, समझ पाएंगे कि क्या करना है। ध्यान रखिए थोड़ा सा प्लीज दिस इन बैक ऑफ योर माइंड व्हेनेवर द चाइल्ड इज शोइंग सम डिफरेंट बिहेवियर। बाय एडोलेसेंस क्यों बच्चे ज़्यादा एडोलेसेंस स्पेशली क्यों बदले होते हैं? क्योंकि ये टाइम होता है लाइफ में जब आप एक हेल्दी लाइफ स्किल सीख रहे होते हैं। कुछ बच्चे अगर वो लाइफ स्किल्स नहीं सीख पाते, लाइफ स्किल्स कैसे इमोशनल सोशल कोऑर्डिनेशन, इमोशनल से साथ कैसे करना है, मैनेज अपने इमोशन को कैसे करना है, कैसे अपने सोशल इन्वायरमेंट को मैनेज करना है, कैसे अपने कॉग्निशन मतलब अपनी एबिलिटीज इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज को कैसे यूज़ करना है। कुछ बच्चे तो उसका नहीं कर पाते क्योंकि सीखने का टाइम नहीं होता है ऐसे डे वाला टाइम, तो वो परेशान होते हैं एंड देन दे आर मोर पॉसिबल फॉर सब्सटेंस यूज। ये तो हो गई बात थोड़ा सोशल की। अब अगेन मैं बायो साइड सोशल मॉडल को यूज करूँ तो बायोलॉजी में जिन बच्चों के परिवार में, जिन बच्चों के घर में दोस्त हैव हाई जेनेटिक कोडिंग इन देयर फैमिली, जिनके परिवार में नशे की थोड़ी सी फैमिली हिस्ट्री है और लोग भी नशा करते हैं, तो थोड़ा सा हाई चांस है कि बच्चे में ये चीज़ हाई चांस है।
गेटअवे ड्रग्स का कॉन्सेप्ट होता है। कुछ ड्रग्स जैसे कि अल्कोहल टोबैको हो गया, बच्चों के केस में इनहेलेंट जो सुनने वाला होता है, तो ये गेटअवे ड्रग्स होते हैं। गेटअवे ड्रग्स मतलब क्या, ये ड्रग्स इजीली अवेलेबल है, कहीं मिल जाते हैं और बच्चे इनके साथ शुरू करते हैं और फिर आगे चल के हायर बड़े और बड़े ड्रग्स यूज करना शुरू कर देते हैं। गेटअवे ड्रग्स बोलते हैं टोबैको, अल्कोहल, इनहेलेंट सॉल्वेंट्स। ध्यान रखना है, हमें ध्यान रखना है कि लाइट नहीं लेना कि टोबैको भी तो है, थोड़ी सी अल्कोहल तो है, लाइट भी नहीं लेना। ये गेटअवे है, ये रास्ता बनाते हैं आगे और ज़्यादा नशे सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर करते हैं। अब क्यों बच्चों में, मैं क्यों बोल रहा हूँ कि सब्सटेंस यूज बच्चों में नहीं है, प्रॉब्लम बच्चों में क्यों नहीं है? क्योंकि जितना ज़्यादा जल्दी शुरू करा होगा उतना उसको ठीक करना मुश्किल होगा, बाद में बहुत मुश्किल होगा। ऐसा कहते हैं अगर 20 साल से पहले शुरू करा है किसी ने तो उसके लिए छोड़ना बड़ा मुश्किल होता है। ऐसा क्यों? थोड़ी सी इसकी बायोलॉजी समझिए, क्योंकि अपने 20-22 years of age the brain is developing, so that at that time we start using some drugs to alter our brain, ऐसे केमिकल्स आना शुरू करते हैं ब्रेन में, तो वो डेवलपमेंट ही एडवर्सली इफेक्ट हो जाता है। मतलब पूरा दिमाग का पूरा विकास नहीं हो पाया और उसमें केमिकल्स डालना शुरू करते हैं। एडल्ट के साथ तो क्या है कि पूरा विकास हो गया है, पूरा डेवलप हो गया है, एंड देन थोड़ी सी इंसल्ट होगी केमिकल्स, बट बच्चों में जिसमें डेवलप हो रहा है उस टाइम में अगर इंसल्ट होगी तो वो पूरा डेवलपमेंट ठीक से नहीं होगा जैसा होना चाहिए, नेचुरल डेवलपमेंट होगा। और अगेन इसके साथ क्या एसोसिएटेड है कि आपको आगे चल के ज़्यादा दिक्कतें होंगी, मानसिक दिक्कतें ज़्यादा होंगी। और एक प्रॉब्लम होती है, बच्चे जो हैं जो इस तरह करते हैं ड्रग्स के सामने आ जाते हैं, हमें दिक्कत है, उनकी फिक्र सामने आ जाती है, जॉब में बड़ी दिक्कत होती है। वो एडोलेसेंस क्योंकि एज ही ऐसी हो उसको छुपाने की कोशिश करते हैं, तो इसलिए ट्रीटमेंट लेना कई बड़ा ट्रीट करना बड़ा मुश्किल होता है। अब अगर ऐसा आपको लग रहा है कि बच्चा ऐसा कर रहा है तो क्या करना है? पहले आपको स्क्रीनिंग करनी है। स्क्रीनिंग कैसे? सिंपल से स्क्रीनिंग स्क्रीनिंग में आप बच्चों से पूछेंगे, सिंपल पूछेंगे, स्टार्ट से देन क्लियरली बताएंगे कि नहीं करना। कुछ स्पेसिफिक स्टेप्स होते हैं प्री इंटरवेंशन के, काउंसलिंग की टेक्निक है, उस तरह से कर सकते हैं। और थोड़ी देर प्रॉब्लम हो जाता है तो आगे हायर ट्रीटमेंट के लिए देखना हो सकता है। कौन से रेड फ्लैग साइंस है, अगर ये हो तो आपको ट्रीटमेंट के लिए भेजना ही भेजना है। इसका मतलब है कि अब बात थोड़ी हाथ से आगे निकल रही है, अब थोड़ा सा स्पेशलिस्ट की ज़रूरत है, ये नहीं हो पाएगा ना। अगर ये हो कि ड्रिंकिंग ड्राइविंग हो रही हो, अल्कोहल के साथ और भी कोई ड्रग्स हो, कुछ अगर आईडी यूज पता लग रहा हो कि इंजेक्शन से ले रहा है नशे, कुछ सेक्सुअल एक्टिविटी पता लगी हो कि जो कि अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ ड्रग्स करके बच्चे हैं, और सडनली चेंज इन बिहेवियर हो, बच्चा एकदम से गुस्सा होना देना शुरू कर रहा है, हो रहा है, और अगर स्कूल में ग्रेड्स कम हो, ये सारी चीज़ें प्लीज़ याद रखिएगा। ये सारी चीज़ें हैं तो थोड़ा सा एक लेवल हायर ट्रीटमेंट चाहिए। सिर्फ अकेले आपसे बात नहीं बनेगी, जल्दी इन्वॉल्व कर लीजिए डॉक्टर्स को ताकि ज़्यादा टाइम खराब हो। आपको क्या करना है? स्पष्ट कम्युनिकेट अर्ली एंड ऑफन, जल्दी और बार बार बात करनी है बच्चे से। क्या शर्माना नहीं है, बात करनी है बच्चे से। मॉडल डिजायर्ड बिहेवियर्स, जैसा चाहते हैं आपको वैसा बन के दिखाना है, जैसा बिहेवियर चाहते हैं आपको वैसा ही दिखाना है। स्लीप का ध्यान रखिए, उसके बिहेवियर का ध्यान रखिए। जब तक ये सारी चीज़ें ठीक नहीं है तो छोड़ना बड़ा मुश्किल है। पॉजिटिव रिस्क टेकिंग। पॉजिटिव रिस्क टेकिंग मतलब क्या कि जैसे बच्चा क्यों नशा करता है कि मैं ये रिस्क लूँगा तो मेरे को अच्छा लगेगा, ये हो गया नेगेटिव रिस्क हो गया।
फायदा होगा उस रिस्क का, थोड़ा सा उसको समझाना है इस तरीके से। देन आपको पता होना चाहिए, अगर इस तरह का आपको लग रहा है, शक है कि सब्सटेंस यूज है, तो आपको पता होना चाहिए बच्चे के पेरेंट्स को इस टाइम पे है, आप इस टाइम पे काम है, इनके साथ मिलता है, और बेसिक्स पे आगे के फैमिली मील्स करनी शुरू कीजिए, थोड़ा सा रिलीजन के बारे में बात करना शुरू कीजिए बच्चे से, उसको एक्सरसाइज के लिए इन्वॉल्व करना शुरू। चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी सेंसिटिव कि मैं होता थोड़ा सा मैं इस पर ज़्यादा समय स्पेंड करूँगा। इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि दिस इज वन ऑफ द मोस्ट सीरियस एक सोसाइटी बच्चे कर सकती है, तो हमें पता होना चाहिए क्या है। फर्स्ट तो पहले होता है इस एन इंटरेक्शन बिटवीन अ चाइल्ड एंड एडल्ट, देयर इज अ चाइल्ड सेक्सुअल स्टिमुलेशन, एडल्ट और चाइल्ड के बीच में किसी भी तरह का इंटरेक्शन, किसी भी तरह का इंटरेक्शन उसमें बच्चे को सेक्सुअल स्टिमुलेशन के लिए पूरा उसके लिए यूज किया गया है। प्लीज ध्यान रखिएगा, इट इज नॉट रिलेटेड टू पेनिट्रेटिव एक्ट, इट इज नॉट रिलेटेड टू पेनिट्रेटिव एक्ट। हमको बड़ा लाइट लगेगा बट बच्चे के लिए बड़ा ट्रॉमेटिक होता है। कौन कौन से बहुत चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं इसमें, अगर कोई टच कर रहा है, अगर कोई ऐसा नहीं जेनिटल्स को टच कर रहा है और जगह पे टच कर रहा है जो कि उसी के लिए अब उसके सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन के लिए, प्लीज़ आपको इसकी अवेयरनेस होनी चाहिए। बच्चों के लिए बहुत अलग होता है, बच्चों के लिए बहुत अलग होता है। इवन इफ समवन इज शोइंग पोर्नोग्राफी टू अ चाइल्ड, इट विल कम अंडर सेक्सुअल अब्यूज। प्लीज़ आपको ये सारी चीज़ पता होनी चाहिए। कोई कुछ चीज़ें हैं, कुछ परपेट्रेटर्स कौन होते हैं जो कि कौन से लोग होते हैं जो कि इसमें इन्वॉल्व होते हैं। आप लोग मानेंगे या नहीं मानेंगे, आए ना में जवाब दीजिएगा कि वो लोग होते हैं जिनके साथ खुद ही ऐसा इंसिडेंस हुआ होता है। आए ना, जवाब दीजिए। चलिए, कुछ ऐसे मानते हैं कि वो सोशल इकोनॉमिक स्टेटस से होते हैं, गरीब परिवार के लोग होते हैं, कुछ कहते हैं कि वो लोग कम पढ़े लिखे होते हैं, उनके प्रोफेशनल्स नहीं होते, कुछ कहते हैं कि वो गंदे बूढ़े आदमी होते हैं, कुछ कहते हैं कि सिर्फ आदमी होते हैं, औरतें नहीं होती, और कुछ कहते हैं कि स्ट्रेंजर्स होते हैं, जानकारी वाले लोग होते हैं, तो कुछ कहते हैं कि मेंटली इलनेस होते हैं। ये सब लोग होते हैं, बट ये लिमिटेड नहीं है कि सिर्फ वही लोग होते हैं, लिमिटेड नहीं है कि सिर्फ वही लोग होते हैं, कोई भी हो सकता है। एक सेक्सुअल ऑफेंस को होने के लिए सिर्फ 15 मिनट चाहिए चाइल्ड सेक्सुअल ऑफेंस को। थोड़ा सा आप समझें कि सेंसिटिव देखना है कि हम चाहे कितनी भी तैयारी कर लो, 15 मिनट बहुत कम समय होता है। थोड़ा सा कैसे कर सकते हैं कि थोड़ा मॉनिटरिंग कर रहे हैं, CCTV कैमरास लगे हुए हैं, स्कूल में आजकल नॉर्म्स हैं, और स्कूल में कोई आपके स्कूल अथॉरिटीज़ का, बट प्लीज़ आप लोगों का होम में भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। ज़्यादातर जो बच्चे हैं वो फेमिलियर बेसिस पे अब्यूज़ का सामना करते हैं, और ज़्यादातर जो होते हैं परपेट्रेटर्स वो ज़्यादातर लोग स्ट्रेंजर्स नहीं होते हैं, वो ज़्यादातर जानने वाले होते हैं, थोड़ा सा अलग कैसे है चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज, क्योंकि अलग उसमें क्या होता है। अब जैसे वो परपेट्रेटर जो है वो मान लीजिए कुछ बच्चों को चॉकलेट टॉय वगैरह देके पहला फुसला रहा है, तो बच्चे के लिए क्या होगा कि उसको कन्फ्यूजन होनी क्रिएट शुरू हो जाएगी कि लव क्या है, केयर गिविंग क्या है। जनरली जो एक सेंटर ऑफ साइन ऑफ अफेक्शन होता है गिविंग गिफ्ट्स, वो बच्चा कन्फ्यूज होने लग जाता है उसके साथ उसको क्या होगा कि इट कैन माइट डेवलप कन्फ्यूजन विद रिस्पेक्ट टू हिज ओन सेक्सुअल आइडेंटिटी, और उसको डर लगेगा, डर लग सकता है। थोड़ा सा ये अलग चीज़ें हैं, ये अलग चीज़ें हैं जो बच्चों में होती है, इसीलिए थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है आपको समझना। आप समझेंगे तभी आप पहचान पाएंगे। नेगेटिव एसोसिएशंस बन सकते हैं उसके सेक्सुअल एक्टिविटी के साथ, जो कि नॉर्मल प्रोसेस है। बच्चे को लगेगा
सेक्सुअल प्रिऑक्यूपेशंस, कुछ कंपल्सिव सेक्सुअल बिहेवियर बच्चे में आने शुरू हुआ है। जब भी आपको ऐसा लगे कि कुछ बच्चे में इस तरह के बिहेवियर दिखा रहे हैं तो प्लीज थोड़ा सा सतर्क हो जाइए और क्लियरली पूछिए कि कुछ ऐसा हुआ तो कुछ गलत हुआ। और ये थोड़ा सा अलग अलग छोटे बच्चों में और बड़े बच्चों में जो हम बात कर रहे हैं टीनेजर्स में और प्री-टीन्स में अलग अलग तरीके से होता है। थोड़ा सा 2 मिनट लिए तो शायद आपके ये जानकारी काम है। तो छोटे बच्चे होंगे उनके साथ ऐसा होगा तो सेक्सुअलाइज बिहेवियर दिखाएंगे, मतलब क्या थोड़ा सा सेक्सुअल उनका ना वो सेक्सुअल चीज़ों में इन्वॉल्व होने की कोशिश करेंगे जो उस एज का बच्चा नहीं करता। जनरली प्री-टीन वाले उसमें लेटेंसी होती है सेक्सुअल को लेकर। कुछ स्पेसिफिक एडल्ट से उनसे मिलना अवॉइड करेंगे। अब वो हो सकता है प्रेडेटर हो या फिर कुछ ऐसा हो कि जो प्रेडेटर की याद दिला हो, उसी तरह का फील होता है। सेक्सुअल फीवर जिसमें होता है कि वो डिप्रेशन और सेल्फ हार्म वाली चीज़ों में जाता है एंड सेम फ्लैशबैक्स आ सकते हैं, जैसे याद आती है वो चीज़ें और स्कूल जाने से बाहर आ गई। अब ये फिजिकल साइंस में अगर ये आपको दिखे, मतलब बच्चे के शरीर में अगर आपको ये निशान दिखते हैं तो बिल्कुल सतर्क हो जाना है, इमीडिएटली रिपोर्ट करना है, जिसमें पीछे हटना नहीं। हमारी कंट्री में प्रॉब्लम यही है कि ये बहुत अंडर रिपोर्ट होता है। मेरे यहाँ पे आने का एक बहुत बड़ा मकसद ये है इसके बारे में जागरूकता लाना। हमारी कंट्री में बहुत अंडर रिपोर्ट होता है, कोई नहीं यहाँ बताएगी। अथॉरिटीज देने की क्या कर रहे हैं, हमारा काम नहीं है, हमारा काम है बताने ऊपर के अथॉरिटीज को बताने करना क्या है, अथॉरिटीज डिसीजन लेंगी। अगर प्रेगनेंसी दिख रही है, प्रेगनेंसी आ गई है, जेनाइटल इंजरीज और बार-बार यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो रहे हैं, आपको अलर्ट हो जाना, तुरंत कार्रवाई करनी है, तुरंत कार्रवाई करनी है इसमें। अब ये है कैसे सस्पिशन, क्या लेवल है कि सस्पिशन, ये टॉपिक इतना सेंसिटिव है, इसलिए मैं बार-बार मैं चाहता हूँ कि आप ये लोग वापस लेके जाएं, आपको ये चीज़ के बारे में याद हो, आपके दिमाग में दर्ज हो ये चीज़। थोड़ा बहुत इमोशनल डिस्टर्बेंस दिख रही है, इमोशंस की डिस्टर्बेंस दिख रही है, थोड़े से चेक हो गए। हाँ, अब अगर मेरे को जेनाइटल एरिया में इंजरीज दिख रही है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन दे रहे हैं, मेरा सस्पेशन का लेवल बहुत बढ़ जाएगा। लेकिन उसकी है मुझे बताइए, अगर बच्चा कह रहा है रुकना नहीं है, बच्चा कह रहा है तो रुकना नहीं है। अगर बच्चा कह रहा है तो कार्रवाई करनी है, स्ट्रेट रिपोर्ट करना है। मैं आपको प्लीज बता रहा हूँ, दिस इज लीगैलिटी भी यही कहती है, अगर बच्चा कह रहा है तो रिपोर्ट करना, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप बताना, आगे इन्फॉर्म करना है, आगे अथॉरिटीज देखेंगी इसमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है, बट अगर बच्चा कहता है तो आप मान लीजिए हमें आगे इसमें कदम उठाना होगा। लेकिन थोड़ा सा लाइट पे आ जाते हैं कि कुछ पेरेंट्स परेशान होंगे कि हमें हमारे बच्चे जो हैं वो टीवी नहीं छोड़ रहे, मोबाइल नहीं छोड़ रहे, तो ऐसे में क्या करना चाहिए। अभी कुछ लोग हैं, पहले तो क्या नहीं करना, पहले तो समझते हैं कि ओवर रिएक्ट नहीं करना है, क्या हो गया बहुत ज़्यादा इमोशंस दिखना है कि नहीं छोड़ो बहुत खराब, ओवर रिएक्ट नहीं करना। और थोड़ा सा ऐसे समझना है टेक्नोलॉजी अब हमारे लिए शायद आप लोगों के समय में देर समझ नहीं था, लेकिन अब एक इंटीग्रल पार्ट है, बच्चों के लिए इंटीग्रल पार्ट है। थोड़ा ओवर रिएक्ट करना नहीं करना, पहले बार्गेनिंग नहीं करनी इसके साथ। ये नहीं कि आप ये कर लो तो आप ये स्क्रीन टाइम मिल जाए, ये बिहेवियर नहीं। काफ़ी लोग करते हैं कि आप ये कर लो तो ये नहीं करना, इसको लेकर बार्गेनिंग नहीं करनी, डिमांड्स नहीं माननी ज़्यादा। आपको एक इसमें यूज एक रीज़न ये भी होता है कि पढ़ाई नहीं होगी, पढ़ाई नहीं होगी, इतना पढ़ाई में नहीं जाना, होलिस्टिक डेवलपमेंट पर फोकस करना है। अगर आप पता है बहुत पढ़ाई के लिए नहीं करना, होलिस्टिकली बोल रहे हैं कि हाँ बच्चा बिजी रहता है, सारे टाइम इन्वॉल्व है, हर बच्चे की अपनी अपनी काबिलियत होती है। स्टार्टिंग में हमारा एजुकेशन सिस्टम अभी उतना सोफिस्टिकेट नहीं हुआ है, बट और यहाँ पढ़ाई को लेकर थोड़ा ज़्यादा होता है, बट ओवरऑल होलिस्टिक डेवलपमेंट फोकस होना चाहिए। एकेडमिक्स इज अ पार्ट ऑफ लर्निंग। पेरेंट्स सब कुछ एकेडमिक्स को बनाना है, थोड़ा सा उसको चेंज कीजिए और रोल मॉडल खुद ही बनना है, खुद ही आपको यूज़ नहीं करना मोबाइल
इस तरह से कोई एक्सट्रीम्स में बिहेव नहीं कर रहा, एक्सट्रीम्स में बिहेव करेंगे टैकल नहीं कर पाएंगे उसको। थोड़ा आप टाइम स्पेंड करना, क्वालिटी टाइम स्पेंड करना शुरू कीजिए एज अ फैमिली टाइम बोलते हैं जनरली, जब सारे लोग परिवार के घर में हो तो इंश्योर कीजिए कि आप घर से बैठ के टाइम स्पेंड कर रहे हैं। इसमें कंपोनेंट साइबर बुलिंग का भी होता है, उसके बारे में बताइए बच्चों को। एंड इसको ठीक करने के लिए गिल्ट शेम का इस्तेमाल नहीं करना, कि देखो ये और तुम कितने गंदे हो, ऐसे नहीं। दिस विल नॉट हेल्प, ये पुरानी टेक्निक्स हैं, दिस डज नॉट हेल्प इन द लॉन्ग रन। और अब प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो चुकी है, मान लीजिए कि 4-5 घंटे का बिहेवियर है, 4-5 घंटे का स्क्रीन टाइम। आप ये सोचिए कि मैं इकट्ठे सब कुछ कर लूँगा, ऐसे नहीं होगा। आप छोटे से शुरू कीजिए, प्रॉब्ली इस तरह से हो सकता है कि अच्छा चलो बहुत ज़्यादा यूज शुरू करते हैं, शुरू कहाँ से करेंगे, बेटा बेटी आप पहले खाना खाते हुए इस्तेमाल करोगे। इस तरह छोटे से शुरू करना, धीरे धीरे आगे लेके जाना, इकट्ठे हम सब कुछ करने की कोशिश करेंगे, इट विल फेल। अब ये आपका सेक्स काफ़ी लोगों का सवाल होगा कि कितना स्क्रीन टाइम अलाउड है। तो ये कुछ रिकमेंडेशंस है, ऑल्दो नॉट वेरी स्ट्रिक्ट, लेकिन 2 साल तक के बच्चे को तो बिल्कुल स्क्रीन टाइम नहीं होना चाहिए, बिल्कुल मोबाइल टीवी होना ही नहीं चाहिए। 2 से 5 साल के बच्चों को आधे घंटे के लिए दे सकते हैं, लेकिन अपनी निगरानी में। 6 से 11 साल के बच्चे 1 घंटा, लेकिन निगरानी में। और 11 से 18 2 आवर्स, लेकिन वो कंटेंट उसमें हाई क्वालिटी का होना चाहिए कि वो कुछ अच्छा देख रहा है। अब कुछ आजकल थोड़ा सा टेक्नोलॉजी स्कूल में भी आते हैं, गैजेट्स में भी आते हैं, तो थोड़ा सा केस में केस देख सकते हैं। अगर ज़्यादा थोड़ा पैसा काम है तो वो उसको थोड़ा कन्वर्सेट कर सकते हैं कि आप ठीक है काम है तो आप यूज़ कर सकते हैं। बट ये थोड़ा ध्यान रखिए कि आधा 1-2 घंटा, 2 घंटे से ऊपर हो रहा है तो आपको थोड़ा सा कुछ डालना है। ये सारी तो दिक्कतें होगी, इससे जूझने के लिए क्या करना है सर, इसको थोड़ा डिटेल में बताएंगे। मैं ब्रीफली बता दूँ कि कैसा होना चाहिए घर का एटमॉस्फेयर, वार्म लविंग होना चाहिए, आपको बच्चे के लिए अवेलेबल होना चाहिए। अवेलेबल होने का मतलब क्या है कि जब बच्चा बोल रहा है तो सुनना है, ये सुनना जरूरी। आप सुनने की कोशिश करेंगे तो बच्चा को बता देगा, सुनने की कोशिश पहले सॉल्यूशंस नहीं देने, पहले प्रॉब्लम्स ये अप्रोच है। मतलब बच्चों को कॉन्फिडेंस होना चाहिए पेरेंट के ऊपर, हाँ मेरा पेरेंट है, मैं ऐसे किसी कोई भी चीज़ डिस्कस कर सकता हूँ। इस तरह का फियर, रिस्पेक्ट और फियर में फर्क होता है। डर नहीं होना चाहिए बच्चे को, पेरेंट्स के पास जाके वो नहीं कर सकता। भी अडाप्ट स्पेशली एडोलेसेंस में बच्चा बदलना है, थोड़ा सा आपको बदलना पड़ेगा, वो रिजिड नहीं हो सकता, थोड़ा सा आपको एडाप्टिव होना पड़ेगा। और कभी होगा तो थोड़ा सुनने का बताइए, ज़्यादा पेरेंट्स से सॉल्यूशन देने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सुनना है पहले, बच्चों को थोड़ा सुनने की जरूरत है। और जैसा चाहते हैं वैसा बन के दिखाना है। वो जो भी उनकी बच्चों के साथ टीचर की, आप चाहे जितने भी स्मार्ट हो, जितना भी आप होशियारी करते हो, बच्चे समझते हैं। हमें लगता है कि नहीं कर रहे, बट एक पैसिव लर्निंग टीचर होती है, जैसा दिखता है वैसा ही करेगा। तो अगर आप जो चेंजेस चाहते हैं, आपको भी रोल मॉडल, आपको भी रोल मॉडल फॉर योर चाइल्ड। पनिशमेंट के ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन आता है। पनिशमेंट्स इन स्टडीज में दे हैव फेल्ड। पनिशमेंट कभी भी प्लीज रिस्पेक्ट कीजिए पनिशमेंट को, पनिशमेंट इज नॉट द आंसर, ये सॉल्यूशन है। उसकी जगह पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है बच्चा थोड़ा अच्छा करे तो आप थोड़ा शाबाशी दो, थोड़ा सा उसको नच करो उस डायरेक्शन में, हाँ आप जो कर रहे हो अच्छा करें। जब थोड़ा सा गलत करें तो थोड़ा सा नेगेटिव रीइंफोर्स करो, थोड़ा सा सख्ती दिखाओ। पनिशमेंट पर रेयरली यूज करें, ट्राई टू डिफरेंट। एंड वन इम्पोर्टेंट थिंग, मैं देखो ज़्यादातर माएँ आती हैं अगर, तो ये मैसेज जो है सिर्फ माओ के लिए नहीं है, ये फादर्स के लिए भी है। अगर पेरेंट्स में कंसिस्टेंसी नहीं है
वो दोनों ये डिस्कस करके एक बात सामने आई। दिस इज व्हाट कंसिस्टेंसी क्रिएट। तो थोड़ा सा आगे आ जाए कि मैं थोड़ा सा आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये सारी प्रॉब्लम्स हैं, ये पेरेंटिंग की बात हो गई, थोड़ा सा आपको लगेगा कि ये सब जो मैं बात कर रहा हूँ शायद ज़्यादा हाई फाई है, ज़्यादा एडवांस है और इतना कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसा हो जाता है। बट प्लीज़ अभी दुनिया थोड़ा आगे चली गई, दुनिया आगे बढ़ रही है। ये असेसमेंट स्केल्स हैं की मदद से हम पता लगा सकते हैं कि बच्चे और पेरेंट्स एज अ फैमिली कैसा फंक्शन कर रहे हैं। सिंपल टेस्ट एंड स्केल्स अवेलेबल हैं जो जिनकी मदद से पता लग जाता है। जैसे कोई इन्वेस्टिगेशन होगी ना, साइकियाट्री में साइकोलॉजी के कुछ स्केल्स होते हैं, जैसे ब्लड के टेस्ट होते हैं, वैसे ही स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट है, इनसे हमें पता लग जाता है कि क्या दिक्कत है। एविडेंस बेस्ड पेरेंटिंग प्रोग्राम, कुछ प्रोग्राम्स हम कर रहे हैं जो जिन बच्चों को दिक्कत होती है। आप बोलेंगे क्या है ये सब, तो हम कर ही लेते हैं, पता ही है। बट प्लीज़ समझिए जो हम ये बात कर रहे हैं, जो हम ये चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं, ये सब एविडेंस बेस्ड है। मतलब क्या, इनके ऊपर ट्रायल्स और जैसे किसी दवाई के ऊपर ट्रायल्स होते हैं एंड देन वो मार्केट में आती है। कुछ ऐसे पेरेंटिंग प्रोग्राम्स बने हुए हैं स्पेसिफिक चीज़ों के लिए जो कि हम यूज़ कर सकते हैं, मतलब रिसर्च में एविडेंस अवेलेबल है। ये उनके कुछ नाम है, ट्रिपल पी पॉजिटिव पेरेंटिंग प्रोग्राम, इनक्रेडिबल ईयर्स, पेरेंट चाइल्ड इंटरेक्शन थेरेपी, नर्स फैमिली पार्टनरशिप, स्ट्रेंथनिंग फैमिलीज। मैं बस आपको नाम इसलिए बता रहा हूँ कि आपको पता हो कि इस तरह की चीज़ एग्जिस्ट करती है दुनिया में। अगर किसी को पेरेंटिंग के रिलेटेड कोई हेल्प की ज़रूरत है, ये सारे प्रोग्राम्स हैं, ईच वन इज स्पेसिफिक फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ कंडीशंस। ऐसे आपको लगता है कि आपसे नहीं हो पा रहा तो हेल्प मांगने में कोई बुराई नहीं है, पूरी दुनिया में चल रहा है। और यही देखिए, यही हाल है। इनक्रेडिबल ईयर्स जो है यूनाइटेड स्टेट्स में डेवलप हुआ था, बट करेंटली यूज्ड इन जमाइका, नेदरलैंड्स, नॉर्वे, यूके। पेरेंट मैनेजमेंट ट्रेनिंग आइसलैंड, नॉर्वे और पेरेंट चाइल्ड इंटरेक्शन थेरेपी, हांगकांग, पोर्टो रिको, इन सब कंट्रीज में यूज कर रहे हैं लोग। स्ट्रेंथनिंग फैमिली प्रोग्राम्स, अनेक लिस्ट ऑफ कंट्रीज ट्रिपल पी पॉजिटिव पेरेंटिंग प्रोग्राम, ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर है ट्रिपल पी। इसको आप जाके ऑनलाइन भी इनरोल कर सकते हैं। ट्रिपल पी पेरेंटिंग प्रोग्राम थोड़ा सा बस क्या होता है कि बच्चे की जैसे दिक्कत है, पेरेंट्स की जैसे दिक्कत है, हर एक प्रोग्राम उसके हिसाब से अलग अलग बना हुआ है। एक बार असेसमेंट करवा लीजिए, गेट योरसेल्फ असेस्ड एंड वी विल हेल्प यू इन चूजिंग द राइट प्रोग्राम। ये कौन सा वाला है, किस बच्चे के लिए कौन सी चीज़ें चाहिए। Last, any questions? Please ask any questions. फिर मैं खत्म करूँगा। कोई सवाल पूछिए। Yes, please. The first step is not to ask the child what is the problem. This यही होता है ज़्यादातर कि हम अराइव कर रहे हैं कि कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम है। पहले देख लीजिए कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम कुछ और नहीं है, जो हमने 3-4 चीज़ें डिस्कस करी थी उसको रूल आउट कर लीजिए। और कंसंट्रेशन से प्रॉब्लम कितनी हो रही है, इज इट इफेक्टिंग हिज डेली लाइफ, how much it is affecting. Again, not to focus only on the academic part. अगर सिर्फ academics में दिक्कत है तो उतना ज़्यादा उसको लेके ना बोल नहीं होता। कुछ बच्चों में होता है ऐसा, and it improves with age. ज़्यादा इंटरवेंशन से समझ लेते हैं। अगर हमें पता हो कि हाँ कुछ मोटी दिक्कत है, हाँ कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम है, हम भी विल सीक हेल्प, हम ले लेंगे। लेकिन थोड़ा अभी अगर सब कुछ ठीक चल रहा है तो बहुत ज़्यादा बच्चों को परेशान करने की जरूरत है। पढ़ाई को लेकर स्पेशली आई एम श्योर आपका डाउट उसी के रिगार्डिंग होगा। अगर डेफिनेटली ओवर पास करना है तो चाइल्ड हैज मेनी एबिलिटीज, लेट हिम एक्सप्लोर, लेट हिम और एक्सप्लोर।
मॉर्निंग एवरीवन। आपको हमारे सर का सभी सारी चीज़ें बताई, आप सबको समझ आई है। कोई क्वेश्चन है तो हमारे सर से आप पूछ सकते हो, करना हमारे अगर कोई क्वेश्चन है आप अभी पूछ सकते हैं किसी भी पेरेंट्स के। एनी क्वेश्चन नहीं है तो इसलिए हमारे डॉक्टर जी ने सभी चीज़ें बताई हैं, आपको समझ आ रही है। इसलिए अब सेकंड राउंड में हमारे जो बातें हमारे हिंदी से हैं वो आके आपको सभी चीज़ें बताएंगे, जो कि साइकोलॉजिस्ट हैं, जिसमें आपको गुड पेरेंटिंग में हर चीज़ें वो एडवाइस मिल समझाएंगे। गुड मॉर्निंग सभी पेरेंट्स के लिए मेरी तरफ से। और अभी डॉक्टर अर्णव ने आपको काफ़ी समझाया है, ही इज साइकिट्रिक डॉक्टर। तो आप लोगों की जो समझ में आई है वो 5 चीज़ें समझना चाहूँगा। सबसे पहले क्या चीज़ें समझ में आई है? आप लोगों ने डॉक्टर अर्णव को देखा की बात की, और डॉक्टर अर्णव IAS मेडिकल हॉस्पिटल से हूँ, मैं IAS मेडिकल हॉस्पिटल का मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ। और डॉक्टर अर्णव ने IAS मेडिकल हॉस्पिटल में लगभग 20+ ऐसे बच्चों को ट्रीट किया है जो कि नशा वगैरह लेने लगे थे, ड्रग्स वगैरह लेते थे, और उनके पेरेंट्स बहुत परेशान थे। वो आए मेरे पास क्योंकि चीज़ें मेरे हाथ से निकल चुकी थी। जब मेरे हाथ से चीज़ें निकल जाती है डॉक्टर साहब उसको ट्रीट करते हैं, और मेरा जो है वो काउंसलिंग सेशन रहता है। तो अभी हम बात करते हैं कि डॉक्टर साहब ने आपको जो समझाया वो 3 चीज़ें हैं जो कि आप मेरे को बताएं क्या समझ में आया है, क्योंकि तभी तो इंटरेक्शन आप लोगों को समझ में आया है। मेरे को ज़्यादा नहीं 3 लोग बताएं क्या चीज़ समझ में आई। मैडम आप बताइए प्लीज, आप इधर आ जाओ, क्योंकि देखो इंटरेक्शन अगर होगा ना तभी फायदा है। मैं आपको देने को यहाँ पर हम चीज़ समझाने के लिए आए हैं। और हमेशा ध्यान रखो, कहते हैं कि दान होता है, जैसे कहते हैं गाय दान, भूमि दान, कन्यादान, सबसे जो बड़ा दान माना जाता है वो है गुरुदान, ठीक है, जो गुरु ज्ञान देता है। डॉक्टर साहब ने आपको बताया, तो इस टाइम वो जो बता रहे हैं वो चीज़ समझनी है, मैं जो बता रहा हूँ वो समझना है। यहाँ पे जो टीचर्स हैं, और OLM स्कूल में मेरे 2 बच्चे हैं, दोनों बच्चे OLM स्कूल से ही पढ़े होते हैं, और बहुत अच्छा स्कूल है। हम सभी पेरेंट्स बहुत लकी हैं। मैं प्रिंसिपल मैम की रिक्वेस्ट की कि आप आएँ, तो फिर
बताइए। नहीं नहीं बताइए क्या समझते हो? मैं भी हमको भी समझ में आएगा, हमारे भी बच्चे हैं ना। आप बताइए क्या करना चाहिए बच्चों को? ये समझते हैं कि जब बच्चा मेंटली डिस्टर्ब हो रहा है, सर ने कहा था सामने कि इससे बच्चों की क्या इसलिए बच्चा डिस्टर्ब हो रहा है, तो फिर अपने मन की बात की हर एक को पता देना चाहिए, बच्चों को सुनना चाहिए बच्चों को। बहुत बढ़िया। सही को पता लगे कि बच्चे के अंदर क्या चल रहा है उसके अंदर। एग्जैक्टली, बिल्कुल। एक और हमें बताएं मैडम। आगे आ जाओ। आगे बहुत बढ़िया करते हैं। ध्यान से सुने, क्योंकि हो सकता है किसी भी बोलूँ आप मेरा टीचर लगे मैम इधर। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सर की बातों को मैंने बड़े ध्यान से सुना और मुझे लगा कि अगर ये सारी चीज़ें हम अपनी लाइफ में ऐड करते हैं तो डेफिनेटली इम्प्रूव होगा। तो सबसे अच्छा पॉइंट जो मुझे लगा, फैमिली टाइम बहुत ज़रूरी है बच्चे के लिए। मोस्टली पीपल, अगर हम गुड़गांव की बात करते हैं, एनसीआर की बात करते हैं, बोथ ऑफ द पेरेंट्स आर वर्किंग। तो सबसे जो कमी है बच्चों की लाइफ में वो प्यार की कमी है। अगर फैमिली जॉइंट फैमिली है, लाइक दादा दादी साथ में हैं, तो ठीक है, कुछ हद तक हम ये मान सकते हैं कि बच्चे जो है उनका टेक केयर अच्छे तरीके से हो रहा है। अदरवाइज मोस्टली पेरेंट्स खुद, मैं कुछ ऐसे कलीग्स को जानती हूँ जो कि अपने बच्चों को इधर उधर ड्रॉप करते हैं आफ्टर स्कूल। तो अगर हम अपना 100% उनको नहीं दे पा रहे हैं तो हम उनसे भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि जो हम चाहते हैं वो बन जाए। यूजली मेरे हस्बैंड रात को 8:30 के बाद हमेशा बोलते हैं दिस इज़ फैमिली टाइम, आ जाओ। वो यूजली हमेशा आधा घंटा डेली बात करते हैं, मुझसे भी बात करेंगे, बच्चे से भी बात करेंगे और उससे पूछते हैं कि आज पूरा दिन स्कूल में क्या हुआ। और वो बड़े एक्साइटमेंट उसको होती है इस टाइम की कि हाँ मैं बताऊँ, अपने फ्रेंड्स के बारे में बताया, और वहीं से कुछ चीज़ें निकल के आती हैं जहाँ हमें लगता है कि शायद यहाँ काम करने की ज़रूरत है। तो मैं जो मतलब मेन गोल मान रही हूँ वो यही है कि अगर हम अपना प्रीशियस टाइम बच्चे को दे पा रहे हैं तो ही हम उससे एक्सपेक्ट करते हैं कि हाँ कल को वो हमारी बात सुने, या उस तरीके से जो हम उसे बनाना चाह रहे हैं उस तरीके से नरिश भी करें। सो थैंक्स अ लॉट फॉर द। चलो हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि बच्चों को हम किस तरीके से डेवलप करें, उनका ब्रेन कैसे डेवलप करें। सामाजिक तौर पर बच्चों को एक अच्छा इंसान बनाना जरूरी है, सही इंसान बनाना जरूरी है। अच्छे तो सभी होते हैं, बच्चों को सही इंसान बनाए। और सही इंसान वो बनता कहाँ से है, सीखता किससे है। इस धरती पर सबसे खास जो होती है वो माँ होती है। माँ से ही बच्चा सीखता है। फादर तो चले जाते हैं, ड्यूटी में चले गए, इधर चले गए, उधर चले गए। मदर जो है वो ही है जो कि उनको पहला गुरु जो रहती है वो मदर होती है। तो ये मदर के लिए बहुत जरूरी है कि अपने बच्चों का पूरा ध्यान दें, समय दें। और अभी मैं डॉक्टर एबी किशोर बात है पोस्ट ग्रेजुएशन साइकोलॉजी के अंदर, और मेरे ये सभी कुछ स्पेशलाइजेशन है, जैसे क्लिनिकल साइकोलॉजी है मेरा, आपका काउंसलिंग साइकोलॉजी है, चाइल्ड साइकोलॉजी है। बच्चों के माइंड को मैं वॉश कर देता हूँ और बच्चा मेरे से मिलने के बाद में मतलब बिल्कुल उसे समझ में आ जाता है। काक चेष्टा भगो ध्यान स्वामी का करते हैं, अल्पहारी रहते हैं, अभी विद्यार्थी मान रहे हैं, ये कहा जाता है हमने भी पढ़ाया आपने भी पढ़ाया। तो कंसंट्रेशन बच्चे का सिर्फ एक ही चीज़ तो होना चाहिए, वो है सिर्फ एजुकेशन, वो है सिर्फ अपना एक अच्छे लोगों के साथ संगति। आप समझो अपने पेरेंट्स के साथ अपनी माँ को ये माने कि मेरी माँ, ये मेरा फादर, ये मेरे गुरु हैं, और जैसे माँ रिएक्ट करेंगे उसी हिसाब से बच्चा 100% रिएक्ट करेगा। तो पहला जो गुरु है वो कौन है, माँ। तो माँ के लिए मतलब होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा रिलेशनशिप एंड मैरिज काउंसलिंग करता हूँ। हस्बैंड वाइफ की कोई भी डिस्प्यूट चल रहा है वो मेरे पास आते हैं और आने के बाद वो सेटल हो जाते हैं 2-3 बार सेक्शन के अंदर। इसके अलावा साइकोथेरेपी एंड साइकोमेट्रिक टेस्टिंग है, IQ। मैं बता सकता हूँ किसी पर्सन का टूल होते हैं हमारे पास, उस टूल के थ्रू हम बता सकते हैं कि बच्चे का या किसी एडल्ट का उसका जो IQ लेवल है वो क्या है। बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं, मेरे पैनल्स पे हैं, आपके हरियाणा ट्रैफिक पुलिस है, वहाँ के भी जो अधिकारी हैं,
आपके एसपी कंपनी हैं, आपके शिवम मोटो, सत्य मोटो, लगभग 40+ कंपनियों में उनके जब हायर टॉप मैनेजमेंट के लोग ज्वाइन होते हैं तो वो एक बार जैसे साइकोमेट्रिक टेस्ट कराते हैं, देखते हैं एचआर डिपार्टमेंट उनका आईक्यू लेवल वो है कि नहीं, क्योंकि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होती है उसकी जो उनके जो मैनेजमेंट के लोग हैं उसी पर डिपेंड होती है कि वो आगे किस स्तर पर लेके जाएंगे। ठीक है, चलते हैं आगे, चले आगे चल। देखो किसी भी बच्चे को अगर आपने देखना है तो पूरे दिन में 24 आवर्स होते हैं और 24 आवर्स में 9 मिनट ऐसे होते हैं उसमें बच्चे को आप जो है टाइम है, पहला इसमें जो दिया हुआ है सुबह जागने के बाद 3 मिनट जो है बच्चे को देने हैं आपको। जब सुबह बच्चा जागता है या सुबह सोना होता है तो माँ का फर्ज है, माँ का भी है, फादर का भी है कि उसको 3 मिनट प्यार से दे, उसको मोटिवेट करे। और 3 मिनट जब बच्चा स्कूल से आता है उस टाइम उसको जो है 3 मिनट देने हैं। और 3 मिनट जो है आपके जब बच्चा सोने के लिए बच्चे के सोने के समय उस टाइम 3 मिनट आता है। तो ये 9 मिनट जो होते हैं ये सफिशिएंट है बच्चे के लिए, तो आप सभी अपने बच्चे पर ध्यान दें। और ये 9 मिनट क्वालिटी टाइम होता है, इसमें कम से कम इतना टाइम तो दें। बच्चे के शरीर में अगर यदि आपको 5 मिनट समझ में तो समझ जाए कुछ खराबी है, कुछ सेहत में प्रॉब्लम है, तो चीज़ें हैं, मतलब उनको मैं बताऊंगा कि अगर आपको कोई लक्षण दिखते हैं तो उस कंडीशन में आपको देखना है कि इसका मतलब कहीं ना कहीं बच्चे को कुछ प्रॉब्लम्स है। तो वो क्या लक्षण है वो मैं बताता हूँ। कमर या साइज में ज़्यादा होना, अगर आपका कमर का साइज ज़्यादा 1 से ज़्यादा हो रहा है तो आप जो है काउंसल्स कराएं और हमारे पास आएँ, देखें उसका। इसके अलावा अनहेल्दी खाने की जिद करना, अगर वो जैसे कभी कभी पिज़्ज़ा, चलो वैसे तो मैं कहूँगा खिलाओ नहीं, अगर कभी हो गया ठीक है, लेकिन रेगुलर प्रैक्टिस नहीं बनाना है उसको। और ये जो हेल्दी का जो फूड वाला पार्ट है वो मदर के ऊपर ही है। मदर अगर खाना घर पे बनाएंगी, टेस्टी बनाएंगी, बनाएंगी तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो नहीं बनाएंगी, अगर कोई प्रॉब्लम है तो बच्चा पे भूखा होगा तो खाएगा ना कुछ ना कुछ तो। और एक बार ये चीज़ें ऐसी हैं कि एक बार जब उसने पिज़्ज़ा ये चीज़ें बर्गर खाना स्टार्ट कर दिया तो फिर मांगे भी नहीं खाऊंगा, तो वो फिर खाए नहीं पाएगा। तो इसलिए बेहतर है कि बाहर की चीज़ें कम से कम खाएं। कौन आप में से कोई एग्री है मेरे से? कितने लोग एग्री हैं? एग्री हैं? तो आज से हम यहाँ पर आए हैं और कंक्लूजन लेना है कि हम जो है कोई भी बाहर का फूड वगैरह अपने बच्चे को कोशिश करें कि न दें, क्योंकि ये एक तरीके से स्वीट पॉइजन है ना, तो वो जाता है तो खाते हैं उसी में जाएंगे। सीढ़ियाँ चढ़ने पर हाँ, अगर यदि बच्चा है और सीढ़ियों पर चढ़ता है, हाँफता है, उसकी सांसें फूल जाती हैं, तो ये कुछ नहीं है। आप उसको प्रॉपर दिखाएं, डॉक्टर्स के उसका चाइल्ड स्पेशलिस्ट को ले जाएं, चाइल्ड स्पेशलिस्ट को दिखाएं, या तो वो समझाते हैं कि हाँ भाई ये है, इसका बीपी वगैरह चेक करके कोई इसका कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, क्या प्रॉब्लम है, तो कुछ होना बहुत जरूरी है बच्चे के लिए। मॉर्निंग में मतलब मॉर्निंग वॉक कराएं, इवनिंग में मदर अपने साथ ले जाएं बच्चे को, टाइम दें। कई बार देखा है बच्चे खर्राटे लेते हैं तो उसको लाइटली ले लेते हैं, तो खर्राटे अगर कोई बच्चा ले रहा है तो उसमें प्रॉब्लम्स रह सकती है, उसमें भी आपको डॉक्टर से बात ले जाना है। ये पॉइंट्स हैं जो ध्यान रखना है। ज़्यादा देर तक सोना, बच्चा है सोता रहता है, तो वो भी देखना है कि अगर बच्चा ज़्यादा सो रहा है तो क्यों सो रहा है, उस पर भी ध्यान देना है। ज़्यादा सोता है बच्चा 6-7 आवर्स सफिशिएंट होते हैं बच्चे के लिए, 8 आवर्स 7 आवर्स, उससे ज़्यादा नहीं सुलाना है बच्चे को। उसके बाद में अगर है तो उसको एक्टिव रखना है, आउटडोर गेम्स में, इंडोर गेम्स में आपसे बात कर रहे हैं। और जैसे कि आजकल मोबाइल दे देते हैं, मोबाइल का रहता है, आप लोग देखते भी रहते हो यूट्यूब पे ऐसे लोग हैं वो काउंसल्स करने की कोशिश कर रहे हैं, मैंने चैनल बनाए हुए, हमारा भी चैनल है, तो उसके थ्रू हम भी लोगों को करते हैं, अभी लाइव चल रहा है।
कैसे रोल मॉडल बनाएंगे। कई बार ऐसा होता है कि फॉर एग्जाम्पल बच्चे के सामने आप झूठ बोलते हैं पैसा बचाने के लिए, शायद आपको आप 100 रुपये बचा रहे हैं, 200 रुपये बचा रहे हैं, चीटिंग कर रहे हैं मार्केट में, लेकिन आपका बच्चा 100 रुपये के लिए आगे चल के बहुत गलत इंसान बन जाएगा। बच्चे को पढ़ना नहीं चाहता है, मत पढ़ने दो, कुछ भी नहीं करना चाहता, कुछ नहीं कर दो, बट उसको सही इंसान बनाओ। सही इंसान बनाना है, अच्छा इंसान पैसे वाला पढ़ने वाला नहीं बनाना है। सही होगा सब कुछ हो जाएगा। समझ में बड़ी बात तो अपनी चीजें मैं फीलिंग अंदर से ला रहा हूँ, आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश। सही इंसान बहुत जरूरी है, और सही इंसान वो जैसे मदद फादर करेंगे वैसे ही करेगा। अगर हस्बैंड वाइफ में लड़ाई होती है, झगड़े होते हैं, जो मैंने देखा है हमारे पास काउंसलिंग में ज़्यादातर केसेस आती हैं, हस्बैंड वाइफ आते हैं, उसके बाद बच्चों को मैं अकेले पूछता हूँ बेटे बता प्रॉब्लम क्या है, तुम पढ़ता क्यों नहीं है, क्या प्रॉब्लम है, पढ़ना नहीं चाहता। उसका जवाब देकर सर मैं क्या बताऊँ, मैं डिस्टर्ब रहता हूँ, मेरे मदर फादर में ट्यूनिंग अच्छी नहीं है। तो ट्यूनिंग बनानी ही पड़ेगी अगर बच्चे को आगे ले जाना है तो। ये बहुत जरूरी है कि आप जो है ट्यूनिंग के साथ रखें, बच्चों को प्यार करें और प्यार करने से जाहिर करें। जैसे मैंने बताया बच्चे को सुबह आप बताते हैं कुछ तो चल स्कूल चल, ऐसे नहीं करना है, बेटे उठ जाओ बहुत अच्छा बच्चा है। इस तरीके से ट्यूनिंग जब प्यार करें, उसके सर पे हाथ सहनाएंगे, वो रात को सो जाएगा। जब रात को बच्चा सो जाता है तो उसका जो ब्रेन है वो एक्टिव रहता है, उसका सब जो है एक्टिव रहता है। उस टाइम आप जो भी बोलेंगे उसके ब्रेन में जाएगा, प्यार से हल्का सा भी दिया ना तो उसको माइंड में जाएगा, मेरे मम्मी मेरे को प्यार कर रही है, और चीज़ें ठीक में हो जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी है कि बच्चों को प्यार करें, और जो प्यार करें वो जाहिर भी करें। सेम जो मदर फादर हैं अपने पेरेंट्स को प्यार करें और उनकी रेस्पेक्ट करते हैं। अगर आप वो करेंगे, आप उनके करेंगे, वो आपके करेंगे। उदाहरण सरकार में पेरेंट्स का अभ्यास करें, उदाहरण में आपस में बिल्कुल न करें, बच्चे के साथ भी नहीं करें और उसमें भी न करें, क्योंकि आपके सपनों को साकार करने वाला एक ही शख्स है, वो आपका बच्चे है। आप कितना भी पैसा जोड़ लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, लेकिन अगर यदि आपके बच्चे सही इंसान नहीं होगा, अगर यदि वो सही नहीं होगा तो आपके पैसे को बर्बाद करने वाला है। अभी मैं दुबई का एक तो देख रहा था छुट्टी, उसमें दुबई के लोग उसमें जा रहे थे, बड़ी बड़ी गाड़ियों में जा रहे थे, तो किसी ने पूछा कि भाई आप जो है गाड़ियों में चल रहे हैं, आपके पहले तो आपकी जो फादर और जो आपके ग्रैंड फादर वो तो ऊँटों पर चलते थे, अब कैसे क्या है, तो लेकिन आप जो है दिल्ली से चल रहे हैं, क्या बात है। उन्होंने कहा कि एक जो जनरेशन आती है वो आती है पैसा कमाने के लिए आती है, ग्रोथ के लिए आती है, दूसरी को करने के लिए आती है, तो हमारे जो आने वाले बच्चे हैं वो ऊँटों पर चले गए, आप समझ लो। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर जनरेशन ऐसी होती है। अगर यदि वो प्रॉपर डायरेक्शन में और सही इंसान और सही कुछ भी गलत काम नहीं करेंगे तो उनके बच्चे ग्रोथ करेंगे, है ना। तो पैसे को पैसा समझें, और बच्चे को ये नहीं दिखाएं कभी कि हम बहुत पैसे वाले हैं और बहुत पैसा है हमारे पास, टेंशन नहीं। उसको बोलो कि बेटा हमारा जो पैसा है वो तो तेरे लिए है, तुम 2 भाई हो, 3 भाई हो, बहन हो, भाई हो, हमारा पैसा तो बराबर जाएगा, लेकिन आप जो कमाओगे वो आपका है। और एक विद्या ऐसी चीज है, एजुकेशन एक ऐसी चीज है जो कि कोई भी भाई नहीं मान सकता। जानते सब हैं, आप जानते सब हैं, सिर्फ मैं तो रिवीज एक बार अपने आप को बता रहा हूँ कि जिससे आप लोग और समझें और रिवीजन होता है। क्या कोई भाई किसी की एजुकेशन बांट सकता है? नहीं ना, पैसा बांट सकता है। और गुरु अगर आप बनेंगे तो कभी भी बच्चा आपको जवाब नहीं देगा। गुरु बने आप, कभी आपने सुना है, ये तो सुना होगा कि उसने भूमि दान दी, जमीन दी, फिर भी उसने उसको उल्टा सुनाया, उसको मारा, उसको खरीदा। कन्या दान दी, फिर भी लड़के ने उसने उसको जवाब दिया, सुना है ना। किसी ने गाय दान दी, उसने कुछ भी दान दिया, लेकिन कभी सुना है कि गुरु को किसी बच्चे ने मारा, ऐसा नहीं है ना। तो आप एज अ पेरेंट्स से पहले आप जब गुरु बने आप, और अच्छी चीजें सीखें, समझें। हमारा चैनल है IAS मेडिकेयर के नाम से ही है, उस पर मैं वीडियो काफ़ी बड़ी हुई है, उनको आप चेक करें तो आपको समझना वो चीज़ें हैं। बच्चों को अपना जो लक्ष्य है उस पर ध्यान रखें, और बच्चों को भी अपने टारगेट दें, बिना टारगेट बिना प्लानिंग के लिए, और उनको टाइम टेबल जरूर दें, बिना टाइम टेबल के लिए उनको टाइम टेबल आज बनाएं, कितने बजे उठना है, अपने हिसाब से बच्चे से पूछ के, और उस बच्चे का रिवर्स साइन कराएं उसके टाइम टेबल के ऊपर कि भाई ये अब आपने करना है। कई बार मेरे बच्चे हैं
नहीं समझे कि आप खाना खिलाएं, उसका असिस्टेंट नहीं, वो खाना स्वयं खा रहा है, खाएं, लेकिन उसके साथ बैठ के खाना खाएं। जैसे कि बच्चे के साथ खुद भी खाना खाएं, जो खुद खाएं वही बच्चे को खिलाएं। बच्चों को खाना खिलाने में जबरदस्ती ना करें और शुरुआत में मनपसंद खा लेना। जैसे बाहर का खाना बच्चा खाता है तो अनहेल्दी खाना खा रहा है, तो आप जो है उसके मनपसंद पूछेंगे तो क्या पसंद है, मेक प्रिपेयर फूड को प्रिपेयर करें बच्चों को खिलाएं। जैसे मैंने बताया कि अब पेरेंट्स का देखो, बच्चे की 3 स्टेजेस होती हैं बच्चे की लाइफ में। पहला स्टेज है 5 ईयर तक की, जब बच्चा पैदा होता है और 5 ईयर तक का है, उस टाइम जितना प्यार कर सकते हैं प्यार करें, प्यार से रखें, कोई दिक्कत नहीं है। और 5 ईयर से 10 ईयर आप जब बच्चे को है तो टाइट तरीके से लें, स्ट्रिक्ट तरीके से लें, उसको लगे तो हैं टाइट है। और आफ्टर 10 ईयर 12 ईयर फिर उसके साथ दोस्त वाला रिलेशन करें, जिससे कि बच्चा अगर कोई गलती हो भी जाए उससे तो आपको ये ना मतलब कहे कि जो है मैं मम्मी को बताऊंगा, पापा को बताऊंगा, मेरे को पिटाई होगी, है ना। तो कभी भी इतना उनके साथ ऐसा ना करें कि वो आपसे डरें, डरना नहीं है, उनको दोस्त बनाएं, मतलब हर कुछ आपको फ्रेंड माने और तो आपके साथ शेयर करें। बच्चे की ताकत को पहचाने, बच्चे की ताकत की पहचाने, उसे उत्साहित करें, जो भी उसका गेम में खेलता है। ये नहीं कि अपनी देखो हर चीज के अंदर ग्रोथ किया जा सकता है, गेम में है तो ग्रोथ हो सकता है, मेडिकल में तो ग्रोथ हो सकता है, किसी भी फील्ड में ग्रोथ हो सकता है, लेकिन वो किसमें इंटरेस्टेड है उस चीज को समझें, स्किल को समझें, उस चीज को आगे करें। शाबाशी दें, इनाम दें, जैसे कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन सभी लोग जॉब करते हैं, वहाँ भी देखते हैं कि बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द मंथ रहता है, बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द ईयर रहता है। ऐसे ही आप जो है बच्चों को भी अच्छा लाए, उसको गिफ्ट दें या कुछ महंगा गिफ्ट नहीं देना, उसको एटलीस्ट प्रोत्साहित करें, उसको बोले अपने जो फ्रेंड है, बच्चे में कमी को मत बताओ, शेयर बच्चे में कमी है उसको चुपचाप समझाओ, उसको नहीं सभी साथ शेयर करना है, मेरा बच्चा पढ़ना नहीं है, मेरा बच्चा पढ़ना नहीं है, पढ़ता भी होगा तो कहेगा कि हमें पढ़ नहीं करना। अगर यदि बच्चे को अच्छा काम करता है तो अपने ऐसी उसकी झूठी तारीफ करो, थोड़ी सी तारीफ करो कि नहीं मेरा बच्चा तो बहुत बढ़िया है, पढ़ने लग गया है, तो वो फिर कहेगा अब तो मैं फंस गया, अब तो मैं फंस गया, अब तो मेरे को पढ़ना पड़ेगा, आप समझ लो ना। तो बच्चे की अपनी जैसे उनके मौसी से इधर उधर कभी भी डिस्कशन करते हैं तो फिर हमारा बच्चा तो बस यही है, बहुत पढ़ता है, मतलब समझ तो सोता भी नहीं है, हम कुछ बात करें बात नहीं करने देता है, तो साइकोलॉजिकल तरीके से वो आपको बात नहीं करने देगा, फिर वो कभी पापा प्लीज डिस्टर्ब मत करो, मैं पढ़ रहा हूँ, उसके माइंड में वो चीज़ डेवलप कर दो। और एक बार डेवलप हो गई तो जैसे ही अगर मदर फादर जैसे ही कुछ बहसबाजी स्टार्ट होती है या कहीं पे भी कोई बात होती है तो बच्चा पीछे बोला मेरे को फ्लैट मोड़ मेरे को पढ़ना, तो कहने का मतलब उसको पॉजिटिव वे में लेके चलो और उसको पॉजिटिव करो, उससे ढंग से बचें, उससे गुस्सा नहीं करना है, शांति से प्यार से इसको हैंडल करना है। 2 बच्चों की तुलना करें, जैसे बताया बच्चा बताया, मैं बता रहा हूँ आपको, आप सभी जानते हैं, एक बच्चा हो सकता है बस अच्छा हो, दूसरा कम हो, लेकिन जो उसकी स्किल है उसी की तारीफ करें, इंसल्ट नहीं करो, अगर करना है तो उसी से वर्तमान करें, ये नहीं कि उसकी इंसल्ट किसी और थर्ड पर्सन से बाहर के लोगों से करें। और पॉजिटिव सोचना है, उसके जो है सकारात्मक ध्यान दें। और इंटरनेट से इस्तेमाल क्यों, क्या इंटरनेट आपको पता है आजकल पेरेंटिंग टूल्स भी आते हैं, पेरेंटिंग कंट्रोल्स भी आते हैं। अगर आपने बच्चे को लैपटॉप दिया हुआ है, आपने बच्चे को मोबाइल दिया हुआ है, तो उस कंडीशन में क्या है कि एक ऐप है, पेरेंटिंग ऐप होते हैं, आप देख सकते हैं कि वो बच्चा अपने लैपटॉप पे क्या चला रहा है, वो आपकी मोबाइल पे स्क्रीन पे आ जाएगा, आपकी जीमेल आईडी पे आ जाएगा, आपको पता है किन लोगों को पता है, आप में से कितने लोगों को पता है, क्या आप लोगों ने किया हुआ है कंट्रोल किया हुआ है, आप बताएं क्या होता है, आप आइए, आप में से जिनको पता है आप बताइए प्लीज। मैंने अपने बच्चों को लैपटॉप वगैरह दे रखे थे, उसके साथ अपनी जीमेल आईडी लेकर जिस तरीके से आपके पास जो एक ऐप आता है जिसमें ये आपका फ़ोन वगैरह ढूंढ रहा है, तो आप उसको रिसर्च करके अपने फ़ोन पर देख के उसी का एक्सेस अपने लैपटॉप के साथ अभी शुरू हुआ है उसी टाइम से, तो वो एक्सेस आता है जिसमें कि आप अपने फ़ोन को अपने लैपटॉप के साथ कनेक्ट करके रख सकते हैं। जो लैपटॉप में बच्चों को दे रखा है उसमें सेम जीमेल आईडी उसे बिठा सकती है, वही जीमेल आईडी आप अपने लैपटॉप के साथ कनेक्ट करके इन अपने एक्सेस कैसे क्या कर सकते हैं। जब बच्चा यूज़ कर रहा है तो नॉर्मली आपको लगता है कुछ ऐसा लग रहा है कि कोई चीज़ को यूज़ करने में यूट्यूब वगैरह, क्योंकि आजकल बच्चों को सारी चीज़ आपको एक्सेस देनी ही है और आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। जो
कंट्रोल ऑफिशियली आपको साइट पर जितने भी लोग पेरेंट्स काम कर रहे हैं और कुछ लिमिटेड एक्सेस मिलते हैं, वो एक्सेस आप अपने पर्सनल लैपटॉप और पर्सनल वाईफाई पर नहीं लगा सकते हैं। उस टाइम पर आप कनेक्शन कर सकते हैं। वही सेम मैंने अपना और अपनी बाइक पे फोन पर लगा रखा है। इनकेस कभी भी कुछ ऐसा आता है तो उसको वहाँ से ड्रॉप करें, उस वक्त बेटर ऑप्शन है। बच्चों पर ध्यान देना बहुत कंट्रोलिंग बहुत जरूरी है, लेकिन उनको महसूस ना हो कंट्रोलिंग को नजर रखिए। जी मैम बताइए, मैडम प्लीज लगे हैं आप। गुड मॉर्निंग सर। आपने डॉक्टर ने बताया हमें, डॉक्टर ने हमें सारी मतलब अब तक सारी जो हमने बात बताई वो सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को समझाते हैं घर में। हम कोई भी मतलब अपने बच्चों को गुड हैबिट्स बैड हैबिट्स सब चीज़ अपने बच्चों को बताते हैं। लेकिन क्या होता है कि सर कई बार क्या होता है कि बच्चे पेरेंट्स के आगे तो सच बोलते हैं, लेकिन वो ना पेरेंट्स के आगे हम पूछते हैं तो बार बार वो सच बोलते हैं, लेकिन कोई बात जब स्कूल में टीचर्स पूछती है तो वो झूठ बोलते हैं। लेकिन हम ऐसा एक बार नहीं कई बार ऐसा हो चुका है कि कई बार हमने अच्छे समझाते हैं, मतलब प्यार से भी समझाते हैं हर चीज़, टीचर से भी जाके कई बार ऐसा होता है कि वो बोल ही नहीं पाते टीचर्स के आगे। ऐसा क्या टीचर ने सर कि वो क्यों नहीं बोल पाते टीचर्स के आगे, क्या बोल कि वो टीचर्स के आगे ऐसा क्यों नहीं बोल पाते, मतलब कोई भी बात होती है बच्चे नहीं बोल पाते हैं? तो वो फ्रेंडली जो नेचर है वो मदर फादर के साथ भी शेयर में कर सकते हैं और टीचर के साथ भी शेयर कर सकते हैं। ऐसा नहीं, लेकिन अगर ये फ्रेंडली माहौल रखेंगे ना तो बच्चे के साथ मैंने बताया कि 10 ईयर तक तो जो है बच्चों का 10 ईयर के बाद फ्रेंड बनना पड़ता है। सर हर पेरेंट्स अपने बच्चे के साथ मतलब फ्रेंडली बिहेव करता है, हर पेरेंट्स करता है, लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा होता है कि वो जब टीचर के आगे होता है तो वो रोने लगता है और पेरेंट्स के आगे वो सच बात बोलता है। तो ऐसा क्या चीज़ है कि हम उसको नहीं कर पा रहे, हम समझ ही नहीं पा रहे उसकी क्या मतलब कंडीशन है। मैडम अगर ऐसा कोई बच्चा है जो बोल नहीं पा रहा है, मेरे से काउंसिल कराओ उसको और आपका बच्चा धड़ल्ले से बोलेगा आपके साथ। क्योंकि सर आपने जितना भी कुछ भी वहाँ पे सब पेरेंट्स को गाइड किया, ये सब बताया, वो सारे पेरेंट्स अपने घर में सभी समझाते हैं बच्चे को, और आपने बहुत अच्छे से समझाया, सारी चीज़ें एक्सप्लेन की। लेकिन सर बस यही है कि थोड़ा बच्चा एक टीचर्स के आगे भी अच्छे से मतलब तो अपनी प्रॉब्लम को रखे, पेरेंट्स के आगे तो रखता ही है, लेकिन वो टीचर्स के आगे नहीं रख पाता है। इसमें तो मतलब उसको समझाना ही पड़ेगा और कोई सॉलिड साइकोलॉजी के तरीके से तो काउंसिल्स की, अगर आपका बच्चा नहीं है तो टीचर से थोड़ा बच्चा डरता है कहीं ना कहीं। देखो हमें भी जब हम अपना ध्यान देंगे तो हमारे को भी लोग टीचर के साथ फ्रेंडली माहौल बनना जरूरी है और टीचर्स को भी ये है कि अपना ऐसा फ्रेंडली माहौल थोड़ा सा करते हैं, तभी वो जो है ना बच्चा बोलता है।
स्टोरी है। एक वीडियो है जो कि शायद कुछ लोगों ने देखी भी होगी और नहीं है। बॉक्स एडिशन के बारे में जिसने सुना हुआ है, स्टोरी सुनिए, बहुत मोटिवेटेड स्टोरी है ये। कितने लोगों ने सुनी है? मैडम ने सुनी है, देखा है, आप जिन्होंने सुना है। मेरी लाइफ में 2-3 स्टोरी हैं जिन्होंने मेरे को मोटिवेट किया। ये स्टोरी है, इसमें हुआ क्या था कि जब थॉमस एडिसन जब स्कूल में पढ़ते थे तो एक बार उसके टीचर ने एक लेटर दिया, वो उसकी माँ ने पढ़ा लेटर, और लेटर पढ़ने के बाद में थॉमस एडिसन ने पूछा कि मम्मी जी क्या लिखा हुआ है इस लेटर के अंदर। तो उसमें लिखा हुआ था, जो भी लिखा था मदर ने क्या कहा, मदर ने कहा कि बेटे इसमें लिखा हुआ है कि तुम्हारा बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है और हम उसको पढ़ा नहीं सकते, किसी और स्कूल में पढ़ाओ क्योंकि हमारे बस की नहीं है, मतलब इतने क्वेश्चन करता है, इतना इंटेलिजेंट है, ऐसे इसने बोला, उसकी माँ ने बोला। बहुत गहरा है इस स्टोरी के अंदर। तो बच्चे ने कहा कि ठीक है आप पढ़ो, तो माँ ने उसको पढ़ाया और बाद में उसी ने देखो आपके बेटे का आविष्कार किया। बाद में क्या हुआ, मदर उसकी एक्सपायर हो गई, मर गई। तो थॉमस एडिसन ने एक बार देखा बॉक्स था, उस बॉक्स के अंदर उन्होंने देखा वो लेटर मिला बॉक्स के अंदर, और जब लेटर मिला तो उसमें क्या लिखा हुआ था, उसमें लिखा था कि आपका जो बच्चा है मेंटली हालत उसकी ठीक नहीं है और हम इसको अपने स्कूल में नहीं पढ़ा सकते हैं, तो आप इस बच्चे को अपने घर पर रखिए। तो इस लेसन से ये हुआ कि बच्चे को पॉजिटिव वे में उसकी माँ ने क्या बोला, उसको नहीं पता, उसकी कमियां नहीं बताई बच्चे को। अगर वो माँ उसके अपने बच्चों को कहती है तो तूने तो बेकार है, ये है, हार नहीं मारनी है। देखो इस धरती पे जो भी है सबसे बड़ी माँ है। फादर तो साइड में फादर है, पेमेंट अपने करते करते हैं, बट मदर का जो रोल है वो ये है कि उसको माँ नाम ही है, प्यार करना है। तो बच्चा आगे उस पर स्तर पर गया, तो इसलिए कभी भी नेगेटिव नहीं बोलना है बच्चे को, बच्चे की जो खासियत है वही बताना है। तो वही लिखा हुआ है, टीचर ने उसे जो लेकर दिया और कहा कि सर आप ही इसे पढ़ सकती हो। इसमें क्या लिखा है, मम्मी मदद से पूछा, एडिसन की माँ ने आंखों में आंसू थे। चलो और जितने भी सक्सेसफुल लोग हुए हैं ना, जितने भी सक्सेसफुल लोग हुए हैं वो पागल ही हुए हैं, कोई भी समझदार आदमी सक्सेस नहीं हो रहा। ये बिल्कुल इसलिए आप सबसे समझ लो। चलो समझने को आ गई स्टोरी, ठीक है। थोड़ा सा दूसरी चीज शब्द का असर, चाहे बच्चे हों, चाहे पेरेंट हों, चाहे मदर हो, चाहे फादर हो, चाहे कोई कलीग्स हो, चाहे कोई स्टाफ हो, कोई भी हो, उसके इर्द होते हैं, उसके ऊपर ही उसका फ्यूचर, उसका कैरियर, उसका सब कुछ डिपेंड होता है। 5 लोग कौन रहते हैं, तो आप अपना देखें कि आपके बच्चे के दोस्त होंगे ना, तो आप ये ध्यान रखें कि उसके रिलेटेड जो जिनके पास बैठा है वो 5 कौन से अच्छे दोस्त हैं, वो कैसे हैं। मेरे को अपनी स्टोरी याद है कि मैं जब पढ़ता था तो फर्स्ट या सेकंड रो में बैठता था। एक बार गलती से क्या हुआ कि मैं पीछे बैठ गया, लेट आया तो पीछे बैठ के डर लग रहा था मैडम डांटेगी, पता नहीं क्या होगा, तो चुपचाप आपका बैठ गया। बट ठीक है, जो भी होगा कुछ तो सुनने आएगा, लेट आया कुछ तो आएगा। अब पीछे वाले क्या बच्चे कह रहे थे, पीछे वाले कह रहे थे आगे वाले बच्चों को देखो पढ़ने में कैसे कीड़े हैं, कैसे क्या हैं, कुछ नहीं, क्रिकेट ले लो, क्रिकेट में जो है सुनील गावस्कर इतना हो गया, ये हो गया, कोई फायदा नहीं पढ़ाई लिखाई का। तो पीछे वाली जो कम्युनिटी थी ना, अपने बच्चों को कोशिश करें कि पीछे कम से कम लोग अपने जैसे, तो खैर बोले अपने तो सभी बच्चे अच्छे हैं, रोटेट भी करते रहते हैं आगे पीछे, बट अगर यदि फिर भी हो आपके दोस्त जो 5 बच्चे उसके फील्ड रहते हैं, उन्हीं पर उसका फ्यूचर डिपेंड होता है। मैं एग्जाम्पल एक आपको स्टोरी सुनाता हूँ और एक समझाने की कोशिश करता हूँ चीज़ को।
मक्खी होती है, अब उसकी वैल्यू किस चीज पे डिपेंड होती है। अगर यदि वो लोहे के ऊपर बैठ जाती है, कहीं पर किसी पटेटो के ऊपर बैठ जाती है, उसकी क्या वैल्यू रहती है? कोई वैल्यू नहीं रहती है, कोई वैल्यू वेट करें तो वैल्यू रहती है। अगर वही मक्खी गोल्ड के ऊपर, सोने के ऊपर बैठ जाती है, सोने के ऊपर बैठती है, तो उसकी वैल्यू हो जाती है ना। तो आपके बच्चे की वैल्यू, उसका मेंटल लेवल, आप लोगों का मेंटल लेवल, मेरा कोई भी दोस्त मेरी उम्र का है नहीं, आपका भी दोस्त, आप लोगों का भी दोस्त कोई भी आपकी उम्र का नहीं होना चाहिए। क्योंकि आपकी उम्र का होगा, आपसे छोटा होगा तो आप उसको सिखाएंगे, आपसे बड़ी उम्र का होगा, सक्सेसफुल होगा तो 5 दोस्त ऐसे बनाए, आप बनाएंगे 5 लोग जो माताएं हैं, मदर हैं बच्चों की, वो 5 अच्छे फ्रेंड बनाएंगी तो आपके बच्चे भी अच्छा बनाएंगे। समझ में? चौथे बात क्या है? ये फ्रेंड्स हैं, प्रोवाइड लव, सपोर्ट एंड गाइडेंस टू योर चिल्ड्रन, सेट बाउंड्रीज, एक्सपेक्टेशन फॉर योर चिल्ड्रंस बिहेवियर और टीचिंग योर चिल्ड्रन वैल्यू, हेल्पिंग हैंड्स, डेवलप कैरेक्टर, इंटरेस्ट, इंडिपेंडेंस एंड हेल्पिंग डेवलपमेंट नेचर होगा। पुअर लोगों के साथ, गरीब लोगों के साथ आप भी काम करा करें। कई बार मैंने क्या बोला, मैं भी बच्चे से बुलाते हैं कि अपना आटा ले आओ, कुछ ले आओ, तो रीजन क्या है? उसके पीछे एक सही इंसान बने, उनको लगे कि गरीबों की कुछ हेल्प करनी चाहिए। Being parents and understand showing and enrichment of tell us what's your number 6 आपके। अब मैं सबसे 5 लोगों से पूछना चाहूँगा कि ये तो हमने बताया, इसके अलावा और कौन से पॉइंट्स हैं जो आपकी नजर में आते हैं? बताइए, इसके अलावा सर आप बताइए, इसके अलावा कौन से पॉइंट्स हैं जो डिस्कशन करना चाहिए? एक पॉइंट बताइए, इनके अलावा बताइए सर, आप बताएं। आपने जो बेसिक पॉइंट बताया और बच्चों को ध्यान रखें कि मतलब कभी भी ना वो गलत संगति में न जाए। अगर वो एक बार करे तो उसको वापस लाना, और आजकल में गलत संगति कुछ नहीं है, मोबाइल से हेलो, आपने जितने भी पॉइंट बताए, जैसे कि अगर जी ने बताया और आपने बताया है कि एजुकेशन के लिए तो हम लोग को शायद टेंशन लेने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि ओएलएम स्कूल है तो मेरे दोनों बच्चे पढ़ते हैं और ऑलमोस्ट सारे पेरेंट्स को भी ये सिखाने की जरूरत नहीं है कि वो टीचिंग और पेरेंटिंग क्या चीज़ है। जो बेसिकली है, जो कि हमारी स्कूल का जो नेचर कई बार बच्चों के साथ मतलब थोड़े बड़े हो रहे हैं, जिन चीज़ों के अपन फोकस है कि 10 साल के बाद 14-15 साल तक या 16 साल तक जो बच्चे अपने स्कूल में हैं, उनके साथ हमें जो पॉइंट और रिलेशन बनाना है, उस रिलेशन को बेसिक फोकस है और उनकी चीज़ें जितनी ज़्यादा सुनेंगे और वही ज़्यादा अच्छा होना चाहिए, जिनके आपके आइडियंस हैं और डिसिप्लिन के पॉइंट भी होता है कि जितना ज़्यादा आप सुनोगे 50% आपकी समस्या वैसे ही खत्म हो जाएगी बच्चों के रिलेशन में। तो मुझे ऐसा लगता नहीं कि इसमें आपके कोई और ऐसा पॉइंट होगा, सिवाय लिसनिंग के और टेक केयरिंग हम सब लोग ऑलमोस्ट सारी सेम करते ही हैं। होम नेचर, फैमिली नेचर सबके साथ घर में सेम है, ऐसा कोई नहीं। बट जो पॉइंट है आपको मैं कुछ अपनी जरूरत बताता हूँ, जो शायद सर ने बताया कि आप बच्चों के साथ अच्छा नेचर बनाओ, बच्चों को कॉम्पिटिशन मत करो। मैं शायद अपने बच्चों को कभी कॉम्पिटिशन और उस चीज़ के लिए नहीं करता हूँ, बट कभी कहाँ ये तो आप भी बता सकते हैं कि वो बच्चे उस तरीके से पढ़ते भी नहीं, उसका एडवांटेज ले आते हैं। उसके रिलेशन में हमें क्या करना, ये पॉइंट आपके इसमें है। मुझे शायद बाकी सारे लीडर्स की सबसे यही होगी, देखिए इसमें इम्पोर्टेंट यही है, बच्चा पढ़ाई में हेल्पलेस हो रहे हैं, हमें माइंडसेट को चेंज करना है कि अकेडमिक्स ये माइंडसेट चेंज करना है। अच्छे स्कूल यही करता है कि होलिस्टिक डेवलपमेंट की तरफ ध्यान होता है, आई एम श्योर जो कि काम पे होगा। मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ ये है कि हमारे पेरेंट्स जितने भी हैं, कोई ऐसे बच्चों को पिंच नहीं करता कि आपको 100% मार्क्स लेकर आना है। मैं भी नहीं पिंच करता, मैं कहता हूँ 60 आए ठीक है, मेरा 4 नंबर है कोई बात नहीं, पर आगे करो अच्छा। ये पॉजिटिव है जो आपको बताया वो मेरा चल रहा है, बट उसका कारण ये है कि पिछले 4 साल के
और उसके 4-5 आ रहे हैं, तो उसको थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव स्पिरिट थोड़ा सा उसको लगेगा, उसको पता है प्रेशर नहीं है, बट सॉर्ट ऑफ उसके अंदर इनर आएगा और हमको उसको अपने मोटिवेशन के साथ कर सकते हैं कि एज यू सेड कि मैं बोला वो बहुत अच्छा किया, जो कि हम भी बोलते हैं, बट हमें कहते हैं कि आप और भी अच्छा कर सकते हो और स्टेमिना भी है आप में कि आप इसके लिए हम उसके ऊपर काम करते हैं, लाइक प्लानर बनाते हैं उसका और चीज़ों में कि उसका पहले क्या गैप रह गया, जो उसकी पहले उसकी जैसे आउट ऑफ 10 उसका 6 भी आया, उसने कितना एफर्ट्स डाला, तो हम उसको बता सकते हैं थोड़ा सा और एफर्ट डालो और देखो उसका अगर ऐसा है, ये नहीं कि हम प्रेशर डालते हैं, बट एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट उसके अंदर खुद ही आएगी सर्कल से और थोड़ा सा हम खुद भी उसके ऊपर काम कर सकते हैं धीरे धीरे, मतलब लाइक कि अगर उसकी थोड़ा सा वो दे सकते हैं मोटिवेशन की, अगर आपने इतना मार्क्स आया आपका तो हम आपको ये गिफ्ट देंगे, थोड़ा सा ये ग्रीड नहीं है, बट बच्चे को थोड़ा सा उसको अचीव कैसे करना वो भी आ जाता है कि ये तो मुझे चाहिए, तो चलो थोड़ा सा और काम करता हूँ और एक सॉर्ट ऑफ गिफ्ट हो गया और हमारा भी काम हो गया। ये आपका पॉइंट ठीक है, बट ये चीज़ हम कर चुके हैं सारी चीज़, और उसका मेरे को थोड़ा सा उल्टा ही मिला। मैंने उसको बोला मैं आपको पार्टी में चलो घुमाने ले जाऊँगा, और उसके आई थिंक नंबर्स कम आए, नंबर्स कम आए तो मेरे पापा ठीक है चलो दूसरा थोड़ा आपको मार्केट में ये चीज़ मिला। थोड़ा उसका हमें भी थोड़ा सा ये देखना होगा कि जैसे सर ने बताया कि हमारे पास पैसा हमें दिखाना नहीं है कि हमारे पास है, थोड़ा सा उनको वो भी दिखाना है कि बेटा लिमिटेड थोड़ा दिखाना है, अगर हम सब कुछ बच्चे को दे देंगे तो बच्चे में वो चीज़ नहीं आएगी। मेरा जो पॉइंट है कि बच्चे एडवांस को एडवांटेज उठा लेते हैं, तो आई थिंक सारे बात को पेरेंट्स को सर्किल वगैरह सब ठीक है, मैंने स्कूल और बच्चों को सब कुछ चेक किया, प्रॉब्लम होती है मार्क्स नहीं बढ़ते हैं। बाकी कोई और बच्चे का आगे है तो डॉक्टर साहब डॉक्टर अर्नब भी बैठते हैं आईएस मेडिकल हॉस्पिटल से हैं और मैं भी वहाँ पर मिल सकते हैं। अब आईएस मेडिकल हॉस्पिटल खानसा के ऊपर है, आपने हॉस्पिटल से भी जानकारी दे देते हैं। ये हॉस्पिटल नेक्स्ट है हमारे यहाँ पर जो फैसिलिटीज़ हैं पेडिट्रिशियन है हमारे यहाँ पर डॉक्टर लोकेश गुप्ता हैं, पेडिट्रिशियन हैं, उनकी 800 रुपीज़ फीस है, स्कूल के बच्चों के लिए 100 रुपीज़ फीस है उनकी, ओनली 100 रुपीज़ फीस। जनरल फिजिशियन हमारे पास जनरल सर्जन हैं, गायनी हैं, आईवीएफ के डॉक्टर बैठते हैं, पेडिट्रिशियन और दो प्लास्टिक न्यूरो यूरो साइकिट्रिक डॉक्टर हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं और गैस्ट्रो हैं, फिजियोथेरेपी भी है हमारे पास, जो फिजियोथेरेपी है ओल्ड गाँव की सबसे बड़ी फिजियोथेरेपी सेंटर है हमारा, और डायटिशियन भी बैठते हैं, अल्ट्रासाउंड सेंटर्स हैं और हमारा केआरटी बैंक भी है तो उसका है। और विशेष छूट क्या है, एक्सरे पर एक्सरे है, यहाँ के जो पेरेंट्स हैं उनके परिवार के लिए हमारा 400 रुपीज़ चार्ज है वैसे, लेकिन यहाँ के जो भी बच्चे हैं या उनके पेरेंट्स हैं उनके लिए ओनली 160 में हम करेंगे। हमारा एग्रीमेंट साइन हुआ है प्रिंसिपल मैम का, और अल्ट्रासाउंड हम 700 रुपीज़ में करेंगे, जबकि 1400 रुपीज़ हमारा चार्जेज है, 50% डिस्काउंट है। नॉर्मल डिलीवरी 50,000 है, क्योंकि ये है कोई बच्चा दोबारा भी हो सकता है चांसेस हों तो आप ला सकते हैं, नॉर्मल डिलीवरी 50,000 में है। सीजीबीएन से अगर डिलीवरी करते हैं तो 35,000 है, वैसे नॉर्मल डिलीवरी 125 की है और एडएससीएस 50,000 का है। और उसमें अगर लड़की पैदा होती है, गर्ल चाइल्ड पैदा होता है आईएस मेडिकल हॉस्पिटल के अंदर, तो फ्री डिलीवरी हम लोगों ने रखी हुई है, बिल्कुल चार्ज लेते हैं। गर्ल्स पैदा होने पर हम फ्री ऑफ कॉस्ट डिलीवरी करते हैं, चांदी की पाइप में अपने हाथों से बनाना दिया हुआ है, तो इस वक्त चलिए सब हम डिलीवरी कर सकते हैं। और सीएमओ साहब और कैबिनेट मिनिस्टर वगैरह से काफ़ी लोगों ने जो है सर्टिफिकेट भी दिए हुए हैं, काफ़ी सीट लगी हुई है हमारे हॉस्पिटल में, ऐसे सर्टिफिकेट हैं। ईजीली 60 रुपीज़ में हम करते हैं, आपको पता है कि 100 रुपीज़ नॉर्मली लोग चार्ज करते हैं, और लैब यहाँ पर 50% डिस्काउंट रखा हुआ है। सिटी स्कैन हमारे का 30% है और फ्री एम्बुलेंस सर्विस है इन केस इमरजेंसी। ठीक है, नेक्स्ट है ये सभी डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर पहले जो डॉक्टर हैं डॉक्टर तरुण जाम हैं, डॉक्टर तरुण जाम को एशिया हॉस्पिटल के अंदर मणिपाल हॉस्पिटल पालन बिहार में बैठते हैं। वो आप जानते हैं, किसी को सुना है अपने नाम, डॉक्टर तरुण जाम को जानते हैं आप लोग?
स्टेशन नहीं सुना, डॉक्टर तरुण झा में मणिपाल हॉस्पिटल सुना है, कॉलम याद है, सुना है किसने ना मणिपाल हॉस्पिटल का। ये वहाँ पर डॉक्टर तरुण झा बैठते हैं, 11 से 2 के करीब बैठते हैं, मॉर्निंग में हमारे पास बैठते हैं, 11 बजे तक, उसके बाद वहाँ जाते हैं, मीटिंग में भी आते हैं। डॉक्टर तरुण झा में जो मेडिसिन हैं, लगभग 20 ईयर प्लस का एक्सपीरियंस है। वहाँ पर आई थिंक कम से कम 800 रुपीज़ फीस होगी, हमारे 500 रुपीज़ फीस थी और अभी भी है। लेकिन आपके जो वेलर स्कूल के कोई पेरेंट हैं, अगर दिखाना चाहें तो 100 रुपीज़ में होती है। ठीक है, इसके अलावा डॉक्टर देवेंद्र हैं, डॉक्टर देवेंद्र बदांता हॉस्पिटल में हैं और वहाँ आंशिक जो हेड है क्रिटिकल केयर के हेड हैं, वहाँ की 1200 रुपीज़ फीस है, कन्फर्म है मेरे को। इनकी भी 100 रुपीज़ फीस है हमारे यहाँ पर, ये भी मेडिसिन है। डॉक्टर अर्चना भवाना है, ये MBBS लीजियो हैं, इनकी 100 रुपीज़ है। डॉक्टर लोकेश गुप्ता, आपके काम में डॉक्टर लोकेश गुप्ता काफ़ी हद तक रहेंगे और अभी डॉक्टर सेंटिफिक भी है। हाँ, मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ, लेकिन मेरी फीस 100 रुपीज़ नहीं है, मेरी 2100 रुपये फीस है 50 मिनट्स की। अब कभी भी मैं पर चाहे तो 100 रुपीज़ पर 50 मिनट्स। डॉक्टर साहब भी हैं, डॉक्टर साहब की भी 2100 रुपये, हमारी भी मेरी 2100 रुपये है, तो 40 अभी शायद आप लोगों का इंश्योरेंस भी होंगे। कितने लोगों का इंश्योरेंस है? सभी के पास मेरे ख्याल से होनी चाहिए। भारत के अंदर RIRDA नाम की इंश्योरेंस रेगुलेशन अथॉरिटी है भारत में, और उसके अंदर उससे जिन इंश्योरेंसों ने अप्रूवल लिया हुआ है, अपने आप को रजिस्टर कराया हुआ है, भारत के अंदर जितने भी इंश्योरेंस कंपनियाँ हैं, जितने GTC हैं, सभी यहाँ पर कैशलेस सुविधाएं, सभी TVS है, इंश्योरेंस है। और इंश्योरेंस कार्ड है, अगर आपके पास इंश्योरेंस कार्ड है, जैसे 100 रुपीज़ था, यहाँ पर अगर इंश्योरेंस कार्ड है तो उसके लिए हमारे पास जो है फ्री OPD है, फ्री एम्बुलेंस है, फ्री ECG है और फ्री BP चेकअप है, फ्री शुगर चेकअप है। खाना वगैरह इंश्योरेंस TPS में कैशलेस नहीं आता है, तो जो भी आपका बिल होगा 20% डिस्काउंट है। थैंक यू। बाकी सब समझ आ रहा है? हाँ जी, देखो डॉक्टर अर्नब है हमारे साथ, और डॉक्टर अर्नब ने मेरे को बड़ा अच्छा लगा। कुछ ऐसे केसेस थे, लगभग 20 प्लस केसेस हैं जो डॉक्टर साहब ने हैंडल किए हैं हमारे पास। जो बच्चे थे ड्रग्स लेने लगे थे, थोड़ी बड़ी क्लास के थे, और अच्छा। थैंक यू वेरी मच। एक्चुअली मैंने आपको बहुत ध्यान से सुना, मेरे कुछ पॉइंट्स हैं। डॉक्टर like we are parents, you know, sometimes we also relate to understand the child's psychology, how they think, how they react. My point is, you know, sometimes problem ये होता है कि हम लोग जब घर में होते हैं, we did our best to present ourselves in front of the children, right? We are the good parents. Yes, sometimes we are lacking somewhere, जिसकी वजह से वो लोग जज तो करते हैं लेकिन वो एक्सप्रेस नहीं करते, लेकिन वो अपनी लाइफ में उसको करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई टॉक अबाउट द सबकॉन्शियस माइंड, यू नो, वी नो वी हैव टू ब्रेन। सो मेरा पॉइंट ये है कि अब जब हम लोग प्रिटेंड करते हैं अपने बच्चों के सामने अच्छा दिखने का, हालांकि अब इतने अच्छे नहीं हैं। पब्लिक में हम सब लोग बोलते हैं वी आर द बेस्ट, वी आर द बेस्ट, वी आर द बेस्ट पेरेंट्स। माई पॉइंट इज कि हमारा सोशल इन्वायरमेंट ऐसा है, हमारा घर का इन्वायरमेंट ऐसा है, और आज की डेट में जो बच्चे टीवी देखते हैं उसमें इंटरनेट में कंटेंट ऐसे है, तो उस केस में हाउ डू यू सजेस्ट कि हम लोग को कैसा बिहेव करना चाहिए? यस, हम लोग सच बोलना चाहिए बच्चों के सामने, हम लोग अच्छा रहना चाहिए बच्चों के सामने। आई बिलीव दिस इज नॉट इन दिस एरिया। So my point is that we know our children is connected to the internet now these days. They are studying on the YouTube, they are taking online classes, somehow they are getting inspiration from the other field also. So my point is in terms of the internet, so how do you suggest what kind of content they have to watch? Because parenting में भी मैंने देखा है, मैंने लॉक किया है, सब कुछ किया, गूगल पे भी जाके everything I did. But the point is जब टीवी देखते हैं so they sometimes, you know, they see that kind of contents जो उनके सामने नहीं आने चाहिए, which is not appropriate according to their age. So in that case, what do you suggest?
I understand your concern. This is how one should approach like what you are doing. Understanding the problem and trying your best. This is what the really is. As the writing pointed out, it is a continuous endeavor. It will happen. We cannot, restrict the social media usage, and we know what kind of ethical policies those content creators follow. Yes, they will keep doing that, and we also have to strive to, continue putting our effort so that the child does not follow that path. But कोई शॉर्टकट नहीं, मैनिपुलेशन की बात नहीं कर रहे, डिमांड है, ये नहीं कि बच्चे के सामने दिखाना है, ऑनेस्टी रखनी है, आपको बनना ही वैसा है, ये नहीं कि आप जो आप बात कर रहे हैं कि वो अनकॉन्शियस नहीं बना, तो अगर आप बाकी टाइम कुछ और ऐड करो और आप सोच रहे हैं कि बच्चे के सामने आकर डिफरेंट ऐड करें तो बच्चे को पता नहीं लगेगा, तो सर ही इज लर्निंग मैनिपुलेशन, इज नॉट, आपको ट्रू सेल्फ में ऑनेस्ट बनना ही पड़ेगा for society, for child's development, the entire society has to come. And I believe this is the main problem we are facing now these days. We are doing fake things in front of the children. Although we are pretending we are not doing any wrong, but yes, we are doing wrong, and we should admit this. So my point is, हम लोग बच्चों को बचाए कैसे? क्योंकि आज की डेट में इन्वायरमेंट से आप नहीं बच सकते, सोशल होने से नहीं बचा सकते बच्चों को। स्कूल में भी आते हैं बच्चे, दे सिट टुगेदर, दे आर कमिंग फ्रॉम द डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट फैमिली, सो दे हैव देयर ओन कोर्स, सो वो आपस में शेयर करते हैं, तो उसमें भी कॉन्ट्राडिक्शन होता है चीज़ों को लेकर। So in that case, that small mind, that things are so many to learn. In that case, I believe कि हम लोगों को एक ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए कि जिससे हम लोग इन चीज़ों से ओवरकम हो सके, इन टर्म ऑफ इंटरनेट, इन टर्म ऑफ सोशल, इन टर्म ऑफ एवरीथिंग, स्पेशली इन एजुकेशन नाउ दीज डेज बच्चे इतनी एज में इन द बुक्स होते। So I believe most of the pressure is coming from the school side, education side also, जिसकी वजह से बच्चों को फिर दूसरी प्रॉब्लम्स आने स्टार्ट कर रही है। This is my point. I'm not saying that they are not teaching good. Yes, they are teaching good. But the problem is our social and our education system is not well designed yet. कि जिससे कि हम लोग बच्चों को properly, tackle कर सके problems. And to never perfect, but we will continue to strive. क्या ये सही है या गलत है? और दूसरा, जैसे गर्ल्स होती हैं, हम खुद
कंटेंट देखेंगे आपके बच्चे को भी आएगा। अगर आप न्यूज़ देख रहे हैं तो क्या होगा, वही चीज़ न्यूज़ को भी देखेगा। तो बार बार देखना और अपनी गलती से अगर आप बच्चे के मोबाइल से या जीमेल आई डी आप अपना कंटेंट देख लेते हैं तो आप क्या करना है, हिस्ट्री को क्लियर कर लेंगे। ये करना है। साथ में अगर कोई आपको गूगल प्ले स्टोर पे बहुत सारे ऐप्स बच्चा का इंस्टॉल करता है, वो देखना है कि वो ऐसा कोई ऐप ना इंस्टॉल करने से आपका मनी से रिलेटेड ट्रांजेक्शन का फ्रॉड हो जाए। ये आप तो मेन आपको ये मॉनिटर करना है बच्चे का। अगर आपको लगता है कि अगर मुझे ये चीज़ नहीं देखनी है तो आप कंटेंट को यूट्यूब को रिपोर्ट कर सकते हैं, या ब्राउजर में ऐसी सेटिंग होती है किसी वेबसाइट को आप ब्लॉक कर सकते हैं। तो आप यूट्यूब को